नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। राज आंखें तेरी, जिसकी राइटर है महागुल, और ये इसकी छठी किस्त है। और सॉरी मैं आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रही, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो मैं जल्दी जल्दी यही करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कर दूँ। तो खैर चलिए इसको शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। यमान शाह जैसे ही रूम में दाखिल हुआ, नज़रें आईने के सामने खड़ी अरूप पर गई, जो अपनी ज्वेलरी उतारकर पटखने के अंदाज में टेबल पर रख रही थी, जिसे देख यमान शाह ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई, क्योंकि आज फिर जब औरतें स्टेज पर अरूप को प्यार देने आई तो वो यमान शाह को बहुत अच्छे हकीमों का बता कर गई कि वो पागलपन का बहुत अच्छे से इलाज करते। अगर कभी बीवी को दौरा पड़े तो उनके पास ले जाना। औरतों की बात पर यमान शाह ने चेहरे पर मस्कीनियत तारी करके इस बात में सर हिलाया, जबकि खुद को लोगों की नज़रों में पागल समझकर अरूप के तन बदन में आग सी लग गई थी। उफ बीवी, क्या तोड़ने का इरादा है? वैसे मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं कि तुम किस कदर खूबसूरत लग रही हो, अरूप को पुश्त से अपने हसार में लेकर बोझल लहजे में कहा। तो अरूप ने अपनी दाएं कूनी यमान शाह के पेट में मारी तो यमान कराह कर पीछे हटा। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई यमान शाह? तुम्हारे सामने वो औरतें मुझे पागल बोल रही थी और तुम मासूम शक्ल बनाए हमदर्दियाँ बटोर रहे थे। यमान शाह के बाल मुट्ठी में दबोचते हुए कहा तो यमान शाह का कहका रूम की फ़ज़ा में गूंजा। अपना कोट उतार कर नीचे फेंका और शर्ट के ऊपरी बटन खोलकर बिना अरूप को संभलने का मौका दिए अरूप की कमर में बाजू लपेटकर उसे सामने दीवार से पिन किया। तो क्या तुम पागल नहीं हो मेरी मोहब्बत में? तुम्हें दिलो जान में बसा कर मैं तो अपने तमाम होशो हवास खो चुका हूँ, अपने दिलो दिमाग में तुम्हारे रख कर लॉक लगा चुका हूँ। अब कुछ और सोचना समझना नहीं चाहता मैं, अरूप के गाल पर अपनी नाक ट्रेस करते गमगीन लहजे में कहा तो अरूप के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। मुझे लगा था कि आज फिर मैं रूम में जाऊँगा तो तुम वो बोल्ड सी साड़ी पहनकर गाना लगाए बैठी होगी, मगर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। शर्म नहीं आई? शौहर काक मारते हुए यमान शाह ने बोझल लहजे में सरगोशी की तो अरूप ने अपनी खुमार आलूद नज़रों से खुद पर झुके यमान शाह को देखा। और शौहर को शर्म नहीं आई? दोस्त के साथ मिलकर गांव भर में बीवी को पागल कहते हुए यमान शाह की गर्दन के गिर्द बाजू हायल करते शिकवा कुना लहजे में कहा तो यमान शाह ने झुककर चेहरा अरूप की गर्दन में छुपाकर गहरी सांस भरकर अरूप की खुशबू को इनहेल किया तो अरूप को लगा जैसे जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया। मुझे भी तो गांव वाले आशिक दीवाना कह रहे हैं ना, जो एक पागल की मोहब्बत में दीवाना हुआ जा रहा है। मैंने तो अमली मुजाहिरा भी सबके सामने किया कि मैं किस कदर पागल हूँ अपनी बीवी के पीछे। लब अरूप की थोड़ी पर रखकर गमगीन लहजे में सरगोशी की तो शर्मो हया से अरूप के चेहरे पर गुलाल बिखर गया। घनी पलकें हया के बोझ से चेहरे पर झुक गई। इतनी खामोश शर्माई लजाई सी मासूम बीवियों की तरह रिएक्ट कर रही हो, सब ठीक है ना? कोई लेक्चर रेडी नहीं किया? आज का तो टॉपिक भी काफ़ी हॉट था, अगर लेक्चर देती भी तो मैं खामोशी से सुन लेता, संजीदा लहजे में कहकर होंठ का किनारा दांतों तले दबाकर अरूप के गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। तुम हो ही नहीं किसी लायक मान, तुम्हें वैसे ही इज्जत रास नहीं। दांत किचकिचाकर यमान शाह को घूरते हुए कहा तो रूम की फसो खेज फजा में यमान शाह का दिलकश कहका गूंजा। अरूप को समझने का मौका दिए बगैर अपने कंधे पर उठाया तो अरूप इस अवतार पर भौंकचा रह गई। अभी वो संभली भी ना थी जब यमान शाह ने फूलों से सजे बेड पर पटखने के अंदाज में लटाया और अपने दोनों हाथ अरूप के इतराफ में रखकर झुकाया। दुपट्टे के बगैर अरूप का सजा सवरा रूप यमान शाह के दिल में हशर बर्पा कर रहा था। अपना दो आतिशा बहका देने वाला हुस्न लिए अरूप शाह अपनी सुर्ख नज़रों से यमान शाह को घूर रही थी, जिसे देखता यमान शाह लम्हे में बहका था। ऐसे क्यों देख रही हो? तुम डरा रहे मुझे मान। यमान शाह को खुद को टिकटिकी बांधे दीवाना वार देखते अरूप का सांस खुश्क हुआ। तभी यमान शाह ने अरूप के पाँव पर अपने हाथ की पुश्त फेरी तो अरूप को अपने पूरे वजूद में सर्द लहरें सरायत करती महसूस हुई। अरूप पाँव छुड़वाती इससे पहले ही यमान शाह ने अरूप के पाँव को झटका देकर नीचे को खिसकाया और अरूप के चेहरे पर झुकाया। अपना पुरतपिश दहकता लम्स अरूप के चेहरे पर जा बजा छोड़ते यमान शाह बहकने लगा। रूम की पुरफुसो फिजा में मायनी खेज खामोशी रक्स करने लगी। कमरे में अरूप की तेज़ होती सांसों और यमान शाह की मदम सरगोशियों से फ़ज़ा में खूबसूरत रक्स पैदा हो रहा था। इससे पहले वो दोनों जज्बात की रो में बह कर एक दूसरे में गुम होते। यमान शाह के मोबाइल पर कॉल आने लगी, जिसे नज़रअंदाज करते यमान शाह अरूप के होंठों पर झुकता, मगर मुसलसल आती कॉल पर बदमज़ा होते पीछे हटा। नज़रें अरूप के गहरे सांस भरते वजूद पर टिकाए, फ़ोन निकाल कर कान से लगाया, मगर अगली जानिब से जो खबर मौसूल हुई उसे सुन यमान शाह की आंखों में पल में खून उतरा। यमान शाह का जब्त से सुर्ख पड़ता चेहरा देख अरूप अपना बिखरा हुलिया दुरुस्त करके यमान शाह के रूबरू खड़ी हुई और परेशान नज़रों से यमान शाह को देखा।
तुम चेंज कर लो अरूप, मुझे कुछ ईमेल्स देखनी है। फ़ोन बंद करके अरूप का गाल थपथपाते नरम लहजे में कहा। तो अरूप ने चौंक कर यमान शाह को देखा। सब ठीक है ना, कोई मसला हुआ है क्या? अरूप ने फिक्रमंदी से इस्तफार किया। तो यमान शाह ने इस बात में जहर हिलाया। तुम चेंज कराओ फिर बताता हूँ। अरूप 20 मिनट बाद चेंज कराई तो यमान शाह को लैपटॉप पर टाइपिंग करते यमान शाह के करीब आकर बैठी। 2 लड़की और एक 10 साल की बच्ची की लाश मिली है, जिन्हें बुरी तरह अपनी हवस का निशाना बनाया गया। सबसे अहम चौंका देने वाली बात यह है कि ये दोनों औरतें कुछ दिन पहले अपनी सज़ा पूरी करके जेल से बाहर आई थी और ये 10 साल की बच्ची को दुकान से चीज़ उठाने की वजह से दुकानदार ने पुलिस के हवाले किया था। मोहसिन चला गया। अब हमें सुबह हनीमून के बहाने यहाँ से जल्द से जल्द निकलना है। यमान शाह ने स्क्रीन पर चलती इन तीनों लाशों की पिक्स अरूप को दिखाते हुए कहा। तो अरूप ने इस बात में सर हिलाया। हयात, वो तो मोहसिन से पहले ही नाराज़ है। मैंने उसकी नाराज़गी महसूस की थी मगर पूछा नहीं, क्योंकि मुझे शक था कि मोहसिन ने कोई बात की होगी और वो गायब भी था इतने दिन से। लेकिन अब तो हयात और नाराज़ होगी, इसकी तबीयत भी ख़राब थी। अरूप ने बुरी तरह अपने लब को चलते धीमे लहजे में कहा। मैंने बात की थी चौधरी से कि जब हयात इस बारे में नहीं जानती तो वो कोशिश करे कि दिन में ही केसेस को सॉल्व करने की। रात वाला कोई मामला हो तो मैं चला जाया करूँगा ताकि हयात के दिल में कोई गलत फहमी पैदा ना हो। 1-2 बार तो काम हो सकता है मगर हर दूसरे दिन वो जाएगा तो हयात ना चाहते हुए भी सोचेगी। मगर वो भी क्या करे, उसका जाना आज बहुत ज़रूरी था। अगर मैं वहाँ जा सकता तो चला जाता, मगर इससे सारा प्लान ख़राब हो जाता। यमान शाह ने अपनी पेशानी मसलते हुए कहा। फिक्र मत करो मान, सब ठीक हो जाएगा। हयात को संभालना मुश्किल है मगर माँ जी है ना, और हम भी इंशाल्लाह जल्द लौट आएंगे। यमान शाह के कंधे पर हाथ रखकर नरम लहजे में कहा। तो यमान शाह ने अरूप को देख महज सर हिलाने पर इत्तफाक किया। इस बंदे का डेटा है, मोबाइल नंबर से तुम इसे ट्रेस करने की कोशिश करो। अगर हैक करके कुछ पता चल सकता है तो वो कर लो। अरूप की जानिब अपना लैपटॉप करते हुए कहा। तो अरूप ने सर इस बात में हिलाया। सुबह के 5 बजे तक वो दोनों इन लोगों का डाटा और उनकी इन्फॉर्मेशन हैक करने लगे रहे। चलो फ्रेश हो जाओ फिर हम निकलते हैं। अरूप के हाथ से लैपटॉप लेते यमान शाह ने कहा। अभी अरूप उठकर जाती इससे पहले यमान शाह ने अरूप की कलाई थाम कर रुख अपनी जानिब किया। थकन और नींद से सुर्ख पड़ती आंखें देख यमान शाह ने सख्ती से अपने लब भींचे। अरूप की आंखों को नरमी से छूकर अरूप को अपने सीने में भींच लिया। खामोशी से एक दूसरे को महसूस करते न जाने कितनी ही लम्हे इस मानी के इस खामोशी में सिरक गए। अरूप की आंखें नम हुई तो यमान शाह ने नरमी से थाम कर अपने रूबरू किया। नेक्स्ट टाइम मुझे सरप्राइज़ दो तो रेड साड़ी पहनना, रेड विच बनना, वेम्पायर मैं बन जाऊंगा। अरूप की गाल नरमी से सहलाते संजीदा लहजे में कहा। तो अरूप ने घूर कर यमान शाह को देखा, जिसने अरूप के घूरने पर मदम कहका लगाकर अरूप को फिर से अपने सीने में छुपा लिया। जबकि आने वाले हालात का सोचते अरूप ने अपनी गिरफ्त यमान शाह के गिर्द मजबूत कर दी। आज उन्हें इस मिशन पर काम करते 2 माह गुजर चुके थे। इन 2 माह में ड्रैगू और उसकी टीम ने दिन रात एक कर दिए थे। उन्हें ना खाने का होश था और ना ही सोने का। अरूप और यमान शाह रूप बदलकर मुख्तलिफ लोकल एरियाज़ में घूम फिर कर लोगों की नज़रों में आ रहे थे। यमान शाह एक आवारा काशी नामी लड़के का रोल कर रहा था, जो कि हर घटिया से घटिया जगह और लोगों में बैठकर पुलिस की नज़र में आने की कोशिश में था। जबकि अरूप बड़ी बड़ी दुकानों से चीज़ें चोरी करती लोगों की नज़रों में आने की कोशिश कर रही थी ताकि उसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा सबूत हो और उसे हवालात से सेंट्रल जेल तक ले जाया जाए। जबकि मोहसिन चौधरी पुलिस स्टेशन के बाहर चाय का स्टॉल लगाकर ऑफिसर्स और आने जाने वाले मुलजिमों पर नज़र रख रहा था। उसके बाकी साथी मशकूक लोगों का डाटा निकालकर उन्हें बेनकाब करने का इंतज़ाम कर रहे थे। ये मंजर ब्लैक रूम का था, जहां मोहसिन चौधरी आम स्टॉल वाले के हिसाब से लिबास पहने बैठा था। सफ़ेद रंग का पुराना सा लिबास जिसका रंग फीका पड़ चुका था। शहद रंग बालों को स्याह किया गया था। गले में मफरल पहने सफ़ेद रंग को मेकअप की मदद से गंदमी रंग में ढाला गया था। हेजल हनी आंखें स्याह लेंसेज के पीछे छुपी हुई थी। जबकि मोहसिन चौधरी के सामने टेबल के दूसरी जानिब यमान शाह गवारा लड़के के गेटअप में जीन्स के साथ ब्लू शर्ट पहने, जिसके ऊपरी बटन खुले हुए थे, कॉलर कंधों से खिसकाकर खुला छोड़ा हुआ था। शर्ट के नीचे सफ़ेद घिसी बुनियान और ब्राउन बालों का जेल से एक ना समझ आने वाला स्टाइल बनाया गया था। जबकि यमान शाह के साथ अरूप, जो कि काले रंग के कुर्ते के साथ ब्लैक की जीन्स की पैंट पहने, बालों की चुटिया बनाए, गले में गुलाबी स्कार्फ लिए, ग्रे ग्रीन आंखों में संजीदगी समोए मोहसिन चौधरी की बात सुन रही थी। आज शाम 6 बजे के बाद तुम ग्राउंड की बैक साइड पर बने ढाबे पर जुआ खेलने जाओगे। तुम्हारे वहां पहुंचने के तकरीबन 20 मिनट बाद मेरा बंदा पुलिस को तुम्हारी मुखबरी करेगा और फिर तुम्हें पुलिस वहां से हिरासत में लेगी। मोहसिन ने यमान की तरफ
इशारा करते हुए कहा तो उसने इस्पात में सारे लाया। और तुम अरूप, शाम के बाद किसी भी वक्त ग्राउंड के करीब किसी भी दुकान में घुस जाना, मेरा आदमी तुम्हारे पीछे ही होगा। वहाँ जाकर तुमने चोरी करनी और इस तरह से करनी कि कुछ लोग तुम्हें करते हुए देख लें। मेरा आदमी वहाँ शोर मचाएगा और पुलिस को बुलाएगा, मगर ये चोरी तब करनी है जब तुम लोगों को इत्तला मिल जाए कि यमान शाह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इससे ये होगा कि यमान और अरूप को एक ही पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। वहाँ जाकर तुम लोगों का रिकॉर्ड निकाला जाएगा। अरूप को तो वो इसी चोरी की बुनियाद पर ही सेंट्रल जेल भेज देंगे। इस बात से हम अच्छे से वाकिफ़ हैं। मोहसिन चौधरी की इस बात का पस मंज़र समझकर यमान शाह ने अपनी मुठियाँ भींची। यमान शाह को शायद वो कुछ दिन ही हवालात में रख कर छोड़ दें, मगर इसका फ़ायदा ये होगा कि यमान हमें अंदर की मालूमात देता रहेगा। अरूप को कौन लेकर गया, हवालात में कौन कौन सा पुलिस ऑफिसर रात के वक्त आता है, लड़कियों को क्यों लाया जाता है और क्यों किसी तहकीक के बाद बिना उन्हें सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। और अगर ईमान शाह को भी किसी वजह से सेंट्रल जेल भेज दिया गया तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा ये, क्योंकि अभी तो हमारा मिशन इन लड़कियों के बारे में जानना है, मगर इस तरह हम सेंट्रल जेल में कैद सज़ा काटते इन बेकसूर जवान मर्दों लड़कों को भी मदद कर सकेंगे। अभी मोहतरम चौधरी अपनी बात कर ही रहा था कि अरूप अपने मुंह पर हाथ रखती वहाँ से उठती बाहर निकलती चली गई, जबकि मोहसिन चौधरी ने एक बेबस निगाह यमान शाह के फिक्रमंद चेहरे पर डाली, जहाँ फिक्र की परेशानियाँ वाजिया हो रही थी। अरूप की प्रेगनेंसी का उन्हें इस केस के 1 माह बाद पता चला था। वो इस केस में इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि वो अब अरूप को निकाल नहीं सकते थे, वरना सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता, या वो अरूप के बगैर करते तो उन्हें सारा प्लान चेंज करना पड़ता। मोहसिन चौधरी इस वक्त बेबसी के दहाने पर खड़ा था। एक तरफ बीवी थी जिसका 9वां महीना चल रहा था। अपनी मसरूफियत के बायस वो एक बार फिर हयात से बात नहीं कर पाया, उसे देख नहीं सका। यमान शाह से खबर मिली थी कि आपा लोग वापस चले गए। हयात की तबीयत भी नासाज रहती है, जिस पर मोहसिन चौधरी बेबसी से जबड़े भेज कर रह गया और इस बारे में कोई बात नहीं की। अरूप को इस मिशन से वो निकालता तो उसे एक लेडी ऑफिसर की ज़रूरत पड़नी थी। पहले उसे इस मिशन के लिए ट्रेन करना और फिर अगले 2 माह उसे लोगों की नज़रों में लाने में लगते, जिस पर वो लोग वक्त ज़ाया नहीं कर सकते थे। मोहसिन चौधरी ने ढके छुपे लफ्ज़ों में यमान शाह से बात भी की थी कि अरूप उसकी बीवी है, पहला हक यमान शाह का है। अगर वो नहीं चाहता कि अरूप इस सब का हिस्सा बने तो वो कोई और प्लान बना लेते हैं, मगर यमान शाह का कहना था कि वो अपनी खुशी के लिए खुद को और अपनी बीवी बच्चों को तकलीफ से बचाने के लिए अपने मुल्क की बहन बेटियों की इज्जत दाव पर नहीं लगा सकता। उसे अपने बच्चे और बीवी से मोहब्बत है, उनकी फ़िक्र भी है, मगर वो अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हो सकता। यमान शाह का कहना था हिफाजत करने वाला रब है, यहाँ भी अरूप की हिफाजत वही करेगा और घर पर भी। यह खुशी अगर हमारे नसीब में हुई तो वो ज़रूर हमें नवाजेगा। जिस पर मोहसिन महज सर हिलाकर रह गया। बाकी की मालूमात तुम लोगों के वहाँ पहुँचते तुम लोगों को मिलती रहेगी। अभी मैं निकलता हूँ, तुम अरूप को लेकर आ जाना। मोहसिन ने खड़े होते कान में चिप लगाकर एक्टिवेट करते हुए कहा तो यमान शाह ने चौंक कर मोहसिन को देखा और इस बात में सर हिलाया। ये चिप तुम और अरूप लगा लेना, तुम लोगों की लोकेशन हमारे सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगी। और ये कैमरा है, अरूप के लॉकेट में कैमरा तो तुमने पहले ही से फिट किया है, मगर जैसे वहाँ लोग होंगे मुझे यकीन है वो लॉकेट छीन लेंगे। ये कैमरा अरूप की शर्ट पर लगा देना। छोटा सा ब्लैक बॉक्स जिसमें चिप और कैमरा और दूसरी डिवाइसेस मौजूद थी। यमान शाह की जानिब बढ़ाते हुए कहा तो यमान शाह ने बॉक्स थामकर सर इस बात में हिलाया। यमान शाह पर एक संजीदा निगाह डालकर मोहसिन चौधरी वहाँ से निकलता चला गया। यमान शाह भी अरूप की खबर लेने बाहर जाता कि इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर झटके से अपनी जगह से उठा। पलटकर अपनी जानिब बढ़ती अरूप को देख सख्ती से अपनी मुठियाँ भींची। नज़रें अरूप के मुरझाए चेहरे पर गई तो यमान शाह को अपनी जान निकलती महसूस हुई, जबकि अरूप ने मुस्कुराती नज़रों से यमान शाह को देखा। आई एम सॉरी, मुझे टाइम लग गया, ड्रैगो चला गया, अरूप ने करीब आते शर्मिंदगी से कहा तो यमान शाह ने अरूप को घूर कर देखा और आगे बढ़कर बिना अरूप को समझने का मौका दिए अरूप को अपने हिसार में कैद कर लिया। अपने दोनों बाजू अरूप के कंधों के गिर्द मजबूती से बांधकर अरूप को खुद में भेज लिया। तुम ठीक हो? ब्रेकफास्ट किया और मेडिसिन ली ना? अरूप का चेहरा अपने हाथों में भरते फिक्र से इस्तफार किया तो अरूप ने मुस्कुराकर यमान शाह को देखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मान, तुम बिला वजह इतना परेशान मत हुआ करो। ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने, मगर मेडिसिन खाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं। उनकी स्मेल से वॉमिटिंग होती है मुझे। मुँह बसोर कर कहते सर यमान शाह के सीने पर रख कर यमान शाह की घुरियों से बचने की नाकाम सी कोशिश की। यमान शाह ने अरूप की कमर के गिर्द बाजू लपेटकर उसे अपने हिसार में लिया और कदम टेबल की जानिब बढ़ाए। अरूप को टेबल पर बिठाकर उसके चेहरे पर झुकाया। पहले तुम मेरी मोहब्बत थी, मेरा जुनून थी, फिर बीवी बनी, फिर हमराज बनी, मगर अब मेरा फ़ख्र हो तुम। ये बात मेरा खून बढ़ा देती है जब मैं सोचता हूँ कि मेरी बीवी एक मुहाफिज है, वो अपने मुल्क व कौम के लिए मर मिटने वालों में से है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी मुझ में हिम्मत नहीं है उरू कि मैं तुम्हें किसी मुश्किल में देख सकूं। और अब तो
अरूप के माथे से माथा टिकाया नरम लहजे में कहते, आखिर में फिक्रा छोड़ा। तो अरूप ने बेबसी से यमान शाह की जानिब देखा, जो नम नज़रों से अरूप के चेहरे को देखता अपने हाथ की पुश्त उसके पहलू पर फेर रहा था। आई वाना फील माई बेबी, मैं इस एहसास को तुम्हारे साथ मिलकर महसूस करना चाहता हूँ, इस खुशी को जीना चाहता हूँ अरूप, मगर पहले हमारा मुल्क और उसकी बेटियाँ। अपना शिद्दत भरा लम्स अरूप के माथे पर रख दे, मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। तो अरूप ने मुस्कुरा कर अपने दोनों बाजू यमान शाह की गर्दन के गिर्द हायल कर दिए। इस मिशन पर हो, मगर ये याद रखो तुम हर हाल में सिर्फ मेरे हो। देख रही थी कल मैं, जब उस दुकानदार की दुकान से सिगरेट खरीद रहे थे और वो लड़की तुम्हें लाइन करवा रही थी और नवाब साहब उसे देखकर स्माइल पास कर रहे थे। अरूप ने मुंह बनाकर एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा, जैसे दांतों तले वही लड़की हो जिस पर यमान शाह का दिलकश कहका गूंजा। तो अरूप ने घूर कर यमान शाह को देखा। मैं तो मरीज़ इश्क हूँ जाना, मरीज़ को मर्ज कहाँ भूलता है। जब जब मेरा ये दिल बेचैन होता है, जब जब इसमें दर्द की ठेसें उठती हैं, तब तब मुझे अपना मर्ज याद आता है। चेहरा रूप की गर्दन में छुपाते खुमार आलूद लहजे में कहा। तो रूप ने अपनी गिरफ्त यमान शाह के गिर्द मजबूत की। टेबल को पर पीछे को झुकते वो यमान शाह के दहकते लबों का लम्स अपनी गर्दन पर जा बजा महसूस करने लगी, जिस पर अरूप के मुरझाए चेहरे पर लालियाँ बिखर गई। यमान शाह की कुर्बत, मोहब्बत और मान भरे अल्फाज पर चेहरे पर जिंदगी के रंग बिखर गए। तो इस मर्ज का तबीब कौन है और इलाज क्या है? यमान शाह के घने बालों में हाथ उलझाकर चेहरा अपने चेहरे के करीब करते बोझल लहजे में सरगोशी की। तो यमान शाह ने अपनी सुर्खी माइल होती आंखों को अरूप की कुर्बत का खुमार लिए सुर्ख आंखों में गाड़ दिया। मर्ज इश्क, दर्द हिजर, तबीब मेरी महबूब बीवी, शफा कुर्बत, सकून तुम्हारा साथ, राहत तुम्हारे जिस्म की गहराइयों से रूह तक उतर जाना, चैन तुम्हें खुद में छुपा लेना। अरूप के होंठों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते खुमार आलूद लहजे में शिद्दत से कहा। तो अरूप का मधम जिंदगी से भरपूर कहकर रूम की फ़ज़ा में गूंजा, जिस पर यमान शाह ने मुस्कुराते हुए सर झटक कर अपने हसार में कैद अपनी जान से अजीज़ बीवी को देखा। शाहिर बनने की कोशिश कर रहे हो? यमान शाह के माथे पर बिखले बालों को उंगलियों से सुलझाते हुए कहा। तो यमान शाह ने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया, झुक कर अपने लब अरूप के पहलू में रखे। तो अरूप को अपने पूरे वजूद में सनसनाहट महसूस हुई। तड़प कर अपने दोनों हाथों से यमान शाह के कंधों को दबोचा। शाहिर तो मोहब्बत में गिरफ्तार होते ही बन गया था, अब तो बाप बनने का इंतज़ार है। अपने हाथ की पुश्त अरूप के पहलू पर फेरते हुए कहा। तो अरूप ने यमान शाह के हाथ को थाम कर अपनी उंगलियां यमान शाह की उंगलियों से उलझा दी। मैं वादा करती हूँ मान, मैं अपने बच्चे की हिफाजत करने की पूरी कोशिश करूँगी। तुम इस तरह से हर वक्त मेरी फ़िक्र में मुब्तला मत रहो। तुम्हें अपनी फ़िक्र में हलकान होते देख मुझे गिल्टी फील होता है। यमान शाह के दाएं गाल पर अपना हाथ रखते इल्तिजाइया लहजे में कहा। तो यमान शाह ने घूर कर अरूप को देखा। अरूप का हाथ थामकर उसकी हथेली पर अपने लब रखे। मेरी बीवी हो तुम, मेरी इज्जत, मेरे वजूद का हिस्सा हो तुम। कैसे तुम्हारी फ़िक्र ना करूं? तुम चाहे मेरी नज़रों के सामने सही सलामत भी हो तो तब भी मेरा दिल तुम्हारी फ़िक्र में मुब्तला रहता है। कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, तुम्हारी तबीयत ख़राब ना हो, तुम पर कोई मुसीबत ना आए, तुम्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। मेरा दिल और दिमाग हर लम्हा तुम्हारी फ़िक्र में मुब्तला रहता है। और अब तो तुम मुझसे दूर भी हो गई, न जाने कितने दिनों के लिए, न जाने कब तुम्हें देख सकूँगा, तुम्हें सुन सकूँगा, पता नहीं कब तुम्हें महसूस कर सकूँगा। ये सारी सोचें मेरे दिमाग को बुरी तरह जकड़े हुए हैं। सांस लेता हूँ तो वो सांस मुझे अपने सीने में चुभती महसूस होती है। तुम्हारे बिना एक खालीपन सा महसूस होता है। तुम्हारी सांसें मेरी सांसों की ज़रूरत बन चुकी हैं। तुम्हारी लत लग गई है किसी जानलेवा नशे की मानित, और हर नशे से जानलेवा लत इश्क और महबूब की लत है। और जब किसी नशे की लत लग जाए तो मदहोश होने के लिए उसकी मिकदार बढ़ानी पड़ती है। अरूप के गुलाबी भरे भरे होंठों पर अंगूठा फेरते बहक के लहजे में सरगोशी की। तो अरूप को अपने हलक में कांटे चुभते महसूस हुए। खुश पड़ते होंठों को तर करके पलकों की झालर उठाकर खुद पर झुके यमान शाह को देखा। मेरी हिम्मत और हौसला बनने के लिए, मुझे इतनी इज्जत और मोहब्बत देने के लिए, मुझे मान बख्शने के लिए, मेरे गलत होने के बावजूद भी मुझे माफ़ करने के लिए थैंक यू मान। मैंने जो भी गलतियाँ पास्ट में की, जो भी तकलीफ़ अपने अल्फाज और हरकतों से तुम्हें दी, मैं वो सब दोबारा कभी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। बट प्लीज़ तुम मुझे ऐसे ही मोहब्बत करते रहना, मुझे हमेशा ऐसे ही चाहना। मुझे तुम्हारी आदत हो गई यमान, तुम्हारे बगैर सब कुछ बेमायनी है। करवट बदल कर यमान शाह के चेहरे पर झुकते नम लहजे में कहा। तो यमान शाह ने अपना एक बाजू अरूप की कमर के गिर्द लिपटा, जबकि दूसरा अरूप के बालों में उलझाकर अरूप का चेहरा मजीद अपने चेहरे पर झुकाया। अपनी बहकती आग सी मानी दहकती सांसों को अरूप की सांसों से उलझा दिया। एक दूसरे के लम्स में खोए खुद को महसूस करते न जाने कितने ही लम्हे इस मानी खेज खामोशी में सिरक गए।
कमरे में मोबाइल की चिंगारती आवाज़ गूंजी तो यमान शाह ने नरमी से अरूप को खुद से जुदा किया तो अरूप गहरे गहरे सांस भरती सर यमान शाह के सीने पर टिका गई। यमान शाह के दाएं हाथ से मोबाइल निकालकर कान से लगाया जबकि बाएं हाथ से अरूप की पुश्त को सुलाया। ठीक है, 10 बजे तक वो शॉप खुलेगी, मैं 10:30 तक पहुंच जाऊंगा। नहीं, एजेंट ग्रे 3-4 बजे तक अपनी लोकेशन पर आएगी। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर तक निकलता हूँ। यमान शाह ने बात ख़त्म करके मोबाइल पॉकेट में रखा और अरूप को कंधों से थाम कर उठाया और खुद टेबल से उठकर अरूप को चेयर पर बिठाया। अरूप के गर्दन से बाल हटाकर वहाँ अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ा तो अरूप ने तड़प कर पलटना चाहा, जिस पर यमान शाह ने अपने दोनों हाथ अरूप के कंधों पर रख कर उसे रोका। बॉक्स से चिप निकाल कर अरूप की गर्दन में इंस्टॉल की तो अरूप ने होंठ का किनारा दांतों तले दबाकर इस दर्द को बर्दाश्त किया। तुम्हारी शर्ट पर कोई बटन लगा है क्या? यमान ने मिनी कैमरा निकालते हुए कहा तो अरूप ने चौंक कर अपनी शर्ट को देख नफ़ी में सर हिलाया। मैं चेंज कर आती हूँ, अरूप ने उठते हुए कहा तो यमान शाह ने इस बात में सर हिलाया तो अरूप ब्लैक रूम से निकलकर अपने कैबिन की जाने बढ़ी। वहाँ मौजूद अपने बैग से शॉर्ट फ्रॉक निकाली जिसके अगले गले पर 2 बटन लगे हुए थे। चेंज करके वापस आई तो तब तक यमान शाह अपनी शर्ट पर कैमरा लगा चुका था। अगर वहाँ तुम्हें कपड़े चेंज करने पड़े तो यह कैमरा इसी तरह उन पर सेट कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। अरूप के बटन के पीछे कैमरा सेट करते संजीदा लहजे में कहा तो अरूप ने मुंह बसूर कर यमान शाह को देखा। मैं एक हैकर हूँ मान, इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरूप के मुंह बनाकर कहने पर यमान शाह ने संजीदा नज़रों से उसे देखा। हैकर होगी तुम ड्रैगू की टीम की, मगर मैं ये बात अपनी बीवी से कह रहा हूँ। तुम जितनी बड़ी भी 30 मार खानी क्यों ना हो, मैं फिर भी तुम्हें समझाना और तुम्हारी हिफाजत करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना अरूप, मैं फ़र्ज़ के हाथों मजबूर ना होता तो तुम्हें कहीं दूर ले जाता। रब और हक की राह पर चल निकला हूँ, वापसी का तो सवाल ही नहीं है। कुर्बानियों की रह गुज़र है और शहादत की मंजिल है। मेरी दुआ है अल्लाह हमें कामयाब करे। अरूप का चेहरा हाथों के प्यालों में भरते नरम लहजे में कहा, मुझे पहले कुछ काम है, वहाँ से मैं ग्राउंड की तरफ निकलूँगा। तुम 3-4 बजे तक वहाँ आना, तब तक रेस्ट करो। मैं टीम को काम समझा चुका हूँ, टाइम से पहले निकलने की ज़रूरत नहीं। अरूप को तनबीह लहजे में कहकर अपनी ज़रूरत का सामान पॉकेट्स और शूज़ में रखा। अरूप को अपने सार में लेकर कुछ पल खामोशी से महसूस किया। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना मान। अगर वो लोग मुझे सेंट्रल जेल या कहीं और भी ले जाने लगे तो प्लीज़ तुम टेम्पर लूज़ मत करना। जैसे वो लोग कर रहे हो उन्हें करने देना, खुद को बिला वजह किसी मुसीबत में मत डालना। चेहरा यमान शाह की गर्दन में छुपाए नम लहजे में कहा तो यमान ने सख्ती से अपने जबड़े भेजे। अरूप को नरमी से खुद से जुदा करके कदम बाहर की जाने बढ़ाने चाहे, मगर अरूप के हाथ की सख्त गिरफ्त अपने हाथ पर महसूस करके गहरी सांस भरी। तुमने जवाब नहीं दिया मान, तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जैसा ड्रैगू ने कहा है, हम वैसा ही करेंगे। तुम खुद को, अरूप ने झुंझलाते हुए कहना चाहा, मगर इससे पहले ही यमान शाह ने अरूप को टोक दिया। जाना, मैं इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता। जब मैं जानता ही नहीं कि मैं क्या रिएक्ट करूँगा तो तुम्हें क्या बताऊँ। खुद को मुश्किल में डालना या ना डालना ये मेरा सर दर्द है। इस बारे में लेक्चर देकर मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आजकल वैसे ही बहुत ख़राब है। अरूप को सख्त नज़रों से घूरते सर्द लहजे में अपनी बात कहकर अरूप का गाल थपथपाकर वहाँ से निकलता चला गया, जबकि अरूप ने बेबस सी निगाह खुद से दूर जाते यमान शाह की पुश्त पर डाली। बाबा आपने जाना नहीं आज पंचायत पर? हयात ने अपने भरे भरे वजूद को मोहसिन चौधरी के अजरक से ढांपते पलंग पर बैठते हुए हैरत से इस्तफार किया। जून की सख्त गर्मियों का मौसम था। इस वक्त वो सब हवेली के बरामदे में बैठे बाहर सेन की जानिब देख रहे थे, जहाँ सुबह 7 बजे ही धूप हर सू अपने पर फैला चुकी थी। छोटी छोटी खूबसूरत चिड़ियाँ हवेली के सहन में घूम रही थी। हयात के सवाल करने पर नूर बेगम ने अपनी चहेती जान से अजीज़ बेटी को देखा, जो मोहसिन चौधरी के जाने के बाद बिल्कुल संजीदा हो गई थी। न किसी से कोई शिकवा किया न शिकायत, बस खामोशी की चादर खुद पर ओढ़ ली थी। गांव के कानून के मुताबिक औरतों के मसाइल सरपंच की बीवी को देखने होते थे। नूर बेगम ने तो लाख हयात को मना किया, मगर वो अपनी हालत की परवाह किए बगैर अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल चुकी थी। नूर बेगम और सलाहुद्दीन साहिब ने मन्नत तक हयात की थी कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं, मगर उसने किसी की ना सुनी। मगर नूर बेगम जानती थी कि वो अंदर से किस कदर टूट फूट का शिकार है। लेकिन इस सब के बावजूद हयात के चेहरे पर ममता का नूर उसके चेहरे पर लालियां बिखेरे रखता था, जिसे देख नूर बेगम खुश होती रहती थी। मोहसिम से नूर बेगम बेहद खफा थी। अगर जिक्र हयात ने नहीं किया था तो नूर बेगम ने भी मोहसिम का जिक्र करना ज़रूरी नहीं समझा था। मेरी शहजादी बेटी भूल गई, आज डॉक्टर ने तारीख दी थी ना, शाम तक हॉस्पिटल जाना है।
सलाहुद्दीन साहब के बजाय नूर बेगम ने जवाब दिया तो हयात के चेहरे पर साया सा लहरा गया। गले में आंसुओं का फंदा अटकता महसूस हुआ, मगर जबरन मुस्कुराकर नूर बेगम को देख इस बात में सर हिलाया। तभी हयात के हाथ में मोबाइल पर रिंग हुई तो हयात ने चौंक कर देखा। मोबाइल स्क्रीन पर जानम लिखा देख आंखों में मिर्चें भरने लगी। उसे नहीं पता था कि कब मोहसिन चौधरी ने अपना नंबर मोबाइल में सेव किया या यमान शाह ने ही सेव करके दिया था, मगर मोबाइल में मौजूद इस इकलौते नंबर को हयात न जाने कितनी बार डायल कर चुकी थी, मगर हर बार ये नंबर बंद ही मिला था। न जाने रातों को सिसकते कितनी देर वो व्हाट्सएप पर इस नंबर पर लगी डीपी को तकती रहती थी। कॉल अटेंड करके हयात ने मोबाइल सलाहुद्दीन साहब की जानिब बढ़ाकर अपना रुख बदल लिया, जबकि नूर बेगम समझ गई थी कि किसका फ़ोन है और अब उनका बस नहीं चल रहा था कि मोहसिन चौधरी सामने हो और वो उसकी दरगत बना दे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी की जान। मोबाइल से गूंजती मोहसिन चौधरी की जज्बों से चूर आवाज़ सुनकर एक लम्हे को सलाहुद्दीन साहब तो गड़बड़ा गए। वालेकुम अस्सलाम। माँ बाप की जान के अजाब याद आ गई बीवी की। मैं तो कहता हूँ ये एहसान करने की भी क्या ज़रूरत थी। मर रही है वो यहाँ तो मरने दो। जब दूसरों के आसरे पर छोड़कर जा ही चुके हो, बुज़दिलों की तरह मुँह छुपाए बैठे हो, तो इस एहसान की क्या ज़रूरत है। सलाहुद्दीन साहब के गर्जने पर मोहसिन ने सख्ती से अपने जबड़े भेजे। सबसे ज़्यादा ताव तो हयात की हरकत पर आया, जिसने कॉल अटेंड करके सलाहुद्दीन साहब को दे दी थी। और सलाहुद्दीन साहब की हयात के मरने की बात पर मोहसिन ने मुठ्ठियाँ भींचकर अपने इश्तियाल पर काबू पाने की बामुश्किल कोशिश की। बाबा मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, कोमा में है वो, उसे कैसे अकेला। मोहसिन अभी बात मुकम्मल करता, मगर इससे पहले ही सलाहुद्दीन साहब गरज उठे। भाड़ में गया तुम्हारा दोस्त, घर वाले नहीं है क्या उसके? अगर इतनी ही फिक्र थी दोस्त की तो यहाँ ले आते, क्या हम उसकी खिदमत ना करते, इलाज ना करवाते? हमें बेवकूफ़ समझ रखा है तुम बच्चों ने। मेरा दिमाग ख़राब था जो अपनी मासूम बच्ची का तुम जैसे लापरवाह और बेहिस शख्स से निकाह करवा दिया। मेरी बात कान खोल कर सुन लो मोहसिन चौधरी, अगर एक हफ्ते में वापस ना लौटे तो हयात को तलाक दे देना। अपनी बेटी को तुम जैसे शख्स के पीछे ख्वार होता नहीं देख सकते हम। अपनी औलाद चाहिए हुई तो ले जाना, वरना मुझ पर बोझ नहीं होगी। जब बीवी की परवाह नहीं, वो किस हाल में है, अपनी होने वाली औलाद की फिक्र नहीं, तो अपने मतलब के लिए रिश्ता रखने की भी ज़रूरत नहीं। तुम ना आना चाहो तो बेशक ना आओ, अपना पता बता दो, मैं खुद तलाक के पेपर भेज दूंगा। सलाहुद्दीन साहब का आग उगलता लहजा, उनके एक एक लफ्ज़ से मोहसिन को अपने दिमाग की शरेआनें फटती हुई महसूस हो रही थी, जबकि हयात को ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने तेज़ धार छुरी उसके वजूद के टुकड़े को कर डाले हों। मोहसिन चौधरी से लाख नाराज़गी सही, मगर जुदा होने का तो वो मरकर भी नहीं सोच सकती थी। अपने जिस्म से उठती दर्द की ठेसों को बामुश्किल बर्दाश्त करते हयात ने सलाहुद्दीन साहब के गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। मेरी बीवी से बात करवाइए बाबा, मैं आपकी इन बातों में से किसी का जवाब नहीं देना चाहता, मुझे सिर्फ हयात से बात करनी है। मोहसिन चौधरी के दो टोक अंदाज पर उन्होंने घूर कर मोबाइल को देखा और एक नज़र हयात के पसीने से तर चेहरे को, हयात की आंखों में डर की परछाइयाँ देख सलाहुद्दीन साहब गुस्से से मोबाइल पलंग पर रख कर वहाँ से निकलते चले गए। उन्हें हयात की हालत देख जिस कदर मोहसिन पर गुस्सा था, उनका दिल तो वाकई यही चाह रहा था कि अपनी बेटी को रोज़ रोज़ की तकलीफ़ से एक बार ही निजात दिला दे। हयात तो उन्हें मोहसिन चौधरी से ज़्यादा अजीज़ थी और अपनी बेटी को तकलीफ़ में सलाहुद्दीन साहब कैसे देख सकते थे। अस्सलाम वालेकुम। हयात की नम आवाज़ मोबाइल में गूंजी तो मोहसिन चौधरी को अपने जलते दिल पर ठंडी फुहार सी महसूस हुई। कैसी हो सम की जान? मोहब्बत से चूर लहजे में इस्तफार करके एक नज़र पुलिस स्टेशन की जानिब पलट कर देखा। इर्द गिर्द किसी को अपनी जानिब मुतवज्जा ना पाकर हयात के जवाब का इंतज़ार किया, मगर दूसरी जानिब मुसलसल खामोशी पर मोहसिन ने गहरी सांस भरी। आपसे मतलब मोहसिन चौधरी, आप निभाइए अपनी दोस्तियाँ, आपके बस यही तो फ़राइज़ हैं, या दोस्तियों की आड़ में मुझसे भाग रहे हैं? मुझसे ही भाग रहे होंगे यकीनन, इतनी आसानी से हासिल जो हो गई थी। मोहब्बत भी करने लगी थी, आपकी हर बात पर सर झुकाने लग गई थी। आप कामयाब हो गए थे अपने रंग में ढालने में, तो फिर शायद दिल भर गया होगा। सोचा होगा हयात शाह तो बहुत हसान अदब सी, हाथ बढ़ाया ही था कि बाहों में आ समाई। अब जान छुड़वाने के लिए कुछ तो करना ही था ना, और अब तो खुश भी बहुत होंगे। बाबा तो आपके हक में बात कर गए। बाबा ने तो मेरी बेटी आपको देने की बात की है, मगर मेरी बात कान खोल कर सुन लें, ये सिर्फ मेरी औलाद है। पिछले 9 महीनों से मैंने हर तकलीफ़ चुपचाप बर्दाश्त की है। मेरी औलाद पर आपका कोई हक नहीं, आप जहाँ हैं वहीं खुश रहें। अगर आप आना चाहते हैं तो मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहूँगी। मुझे आपसे और आपकी मोहब्बत से ना आप कोई मतलब है ना गर्ज। मुझसे भागने के लिए अपने माँ बाप को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। वापस आ जाइए, मैं चली जाऊँगी। हयात के सर्दो सपाट लहजे में कहे गए एक एक लफ्ज़ से मोहसिन को अपना दिल लहू लुहान होता महसूस हो रहा था। आंखें पल में सुर्ख अंगारा हुई, जिसे अभी इनमें से खून छलक पड़ेगा। हाथों और माथे की रगें तनकर वाज़ेह होने लगी।
मतलब तो तुम्हारे सारे मुझसे ही हैं चौधरी की जान, और ऐसे कैसे तुम्हें कहीं जाने दे सकता हूँ। दिल भरे ना भरे, तलब ज़रूर बढ़ गई है तुम्हारी, और तुम बीवी हो मेरी और बहुत बेहतर जानती होगी कि मेरी तलब कैसे पूरी होती है। तुम्हें मुझसे कोई गर्ज और मतलब चाहे ना हो, मुझे तो गर्ज भी तुमसे और तलब भी तुम्हारी है। जो फतूर तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है उसे जितनी जल्दी हो सके निकाल बाहर करो, वरना मैं वापस आकर जिस तरह तुम्हारे इस दिमाग को ठिकाने पर लाऊंगा तुम्हें मेरा तरीका पसंद नहीं आएगा। रही दिल भरने की बात, दिल भर भी जाए, अपनी तलब तो मैं सारी ज़िंदगी तुमसे ही पूरी करूँगा। और अब तुम मेरी बेटी को बीच में ले ही आई हो तो मुझे भी बता दो, मेरी बेटी क्या मैके से लाई थी या किसी ऐप से इंस्टॉल की थी? मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की बात की तो ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा। पास नहीं था मगर हर वक्त अपनी बेटी के लिए तड़पाऊँ मैं। तुम तो माँ हो, पास थी, उसके उसे महसूस कर सकती थी, मगर जो अजाब इस दूरी पर मैंने बर्दाश्त किया तुम्हें इसका अंदाज़ा तक नहीं मिसिज़ मोहतसिम चौधरी। आइंदा अगर फजूल गोई की तो सच में जान से मार दूंगा। दबे दबे लहजे में घर आकर का और अपनी जानी बातें कांस्टेबल को देख मोबाइल बंद करके स्टॉल पर पड़े बर्तनों के पीछे छुपा दिया, जबकि हयात हक दक सी मोबाइल से मोहतसिम चौधरी की चिंगारती आवाज़ को सुन रही थी। ये अमीर लोगों को भी कोई फिक्र नहीं होती। एक शादी माँ बाप की पसंद से रचा लेते हैं, दूसरी अपनी पसंद से रचाकर छुपा लेते हैं। यही हाल मुझे अपने सरपंच का लग रहा है। लगता है उन्होंने शहर में ब्याह रचाया होगा। अब तो वैसे भी हयात बीवी ठीक नहीं रहती, तो मुझे लगता है वो अपनी दूसरी बीवी के साथ चलेंगे होंगे। मुलाजमा की चंद दिन पहले की आवाज़ हयात के कानों में गूंजी तो हयात को अपनी सांस रुकती महसूस हुई। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, हयात बीबी से पसंद की शादी थी चौधरी साहब ने। अभी इतनी जल्दी थोड़ी वो किसी और से मोहब्बत करने लगे होंगे। दूसरी मुलाजमा ने मजाक उड़ाते हुए नफ़ी की। लो भला, क्या पता हयात बीबी दूसरी बीवी हो। शहर तो वे पहले भी महीनों महीनों जाकर रहते थे, और जितनी अकड़ और गुरूर वो शादी से पहले हयात बीबी को दिखाते थे, अब क्यों उनके नाज नखरे उठाते। इस हाल में मुझे तो लगता है इसलिए चले गए। मुलाजमाओं की गूंजती आवाज़ों से हयात को अपने कान के पर्दे फटते महसूस हुए। नूर बेगम हयात को मोहसिन से बात करता देख खामोशी से उठकर चली गई थी और मुलाजमा को भी इशारे से भेज दिया था। अब बरामदे में पड़े पलंग पर दर्द से बेहाल होती हयात अकेली थी। माँ जी सम, हयात ने अपने पेट पर हाथ रखती दर्द से दोरी होती चिल्लाई तो नूर बेगम जो अपने कमरे में बैठी थी हड़बड़ाकर बाहर की जानिब भागी। हयात को पलंग पर दर्द से बुलबुलाते देख उन्हें अपनी जान निकलती महसूस हुई। मुलाजमा को सलाहुद्दीन साहब को फ़ोन करने का कहते उन्होंने हयात को जल्दी से संभाला। यमान शाह ने अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाकर जगह का जायज़ा लिया और अपने साथ बैठे 3 लड़कों की जानिब देखा जो हाथ में शराब से भरा गिलास थामे ताश खेलने में मसरूफ़ थे। तभी यमान शाह को अपने कान में लगी चिप से मखसूस पैगाम मसूल हुआ तो यमान शाह उठकर ढाबे की जानिब बढ़ा और अंदर दाखिल हो गया। उसका मकसद यही था कि जब पुलिस आए तो यमान ऐसे जाहिर कर सके कि उससे भागा नहीं गया, क्योंकि अगर वो बाहर होता तो भागना काफ़ी आसान था, वो भी तब जब वो नशे में नहीं था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि पुलिस वहाँ छापा मार चुकी थी। ढाबे में बैठे लोग इस हफ्तात पर भौंकचा रह गए थे। यमान शाह के साथ 2 और लोग भी गिरफ्तार हुए। अभी पुलिस वहाँ से निकलती कि उन्हें किसी लड़की को पकड़ने की इत्तला मिली तो उन्होंने गाड़ी ग्राउंड के दूसरी जानिब के रास्ते पर डाल दी। यमान शाह जो बेसब्री से अरूप का इंतजार कर रहा था, एक कांस्टेबल को अरूप के बाजू से पकड़कर घसीटने के अंदाज में लाते देख अपने दिमाग की शरेआनें फटती हुई महसूस हुई, जबकि अरूप मुसलसल इस कांस्टेबल से बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अरूप को गाड़ी में पटखने के अंदाज में फेंका तो अरूप ने खूनख्वार नज़रों से कांस्टेबल को देखा जो मुस्कुराकर अरूप को देख रहा था। यमान शाह ने खून छलकाती आंखों से उसे घूर कर आगे हुआ। लड़की पीछे हो, मुझे यहाँ बैठना है, दिल मतला रहा है मेरा, कोई कांड हो गया तो मुझे कुछ ना कहे। यमान शाह ने अरूप को पीछे होने का इशारा करते हुए कहा तो अरूप सर हिलाकर पीछे बैठ गए और यमान शाह उसके साथ बैठ गया। इस तरह के अरूप उस कांस्टेबल की गलीज नज़रों से चुप कर यमान शाह के असार में हो गई, जबकि सामने बैठे दोनों शख्स नशे में धुत बेहोश पड़े थे, जबकि यमान शाह खूनख्वार नज़रों से सामने बैठे कांस्टेबल को देख रहा था। पुलिस स्टेशन लाकर अरूप को यमान शाह के सामने वाले लॉकअप में बंद कर दिया गया था, जबकि यमान और उसके साथ 2 साथियों को एक साथ बंद किया गया था। रात के 10 बजे पुलिस स्टेशन में इस वक्त खामोशी छाई हुई थी। अरूप को सामने दीवार से टेक लगाकर आंखें मूंदे बैठे देख यमान शाह ने बेबसी से अपने लब भेजे। तभी वहाँ मौजूद एक कांस्टेबल इर्द गिर्द देखते अरूप के लॉकअप की जानिब बढ़ा। अरूप के लॉकअप को खोल कर अंदर दाखिल हुआ तो अरूप ने चौंक कर अपने सामने खड़े शख्स को देखा जो आंखों में हवस लिए अरूप को सरता पाँव घूर कर देख रहा था। नज़र कमज़ोर है तो चश्मा लगाओ, मगर मुझे घूरना बंद करो घटिया इंसान, अरूप ने दबे दबे लहजे में घर आकर कहा तो उस कांस्टेबल के चेहरे का रंग सरस से बदला। नीचे झुककर अरूप के बाल अपनी मुट्ठी में दबोचे।
ज़बान को लगाम डाल लड़की, वरना जो हशर तेरा होगा रूह तक काम जाएगी। अब चल, बयान रिकॉर्ड करना है तेरा, रूह के चेहरे पर चिल्लाकर कहा और रूह को बाजू से थाम कर ज़बरदस्ती उठाया। जबकि सामने ये सब देखते ईमान को अपने खून में शरारे फूटते महसूस हुए। ए हवालदार, लड़की छोड़, पहले मेरा काम निपटा ताकि यहाँ से निकलता बनूँ मैं। 100 काम रुके हुए हैं मेरे। अरूप को लॉकअप से बाहर लाता देख ईमान शाह की जस्त में उठकर आगे बढ़कर बोला तो उस कांस्टेबल ने झुंझलाकर ईमान शाह को देखा। बकवास बंद करके बैठे रहो, 2-3 दिन हवालात की हवा लगेगी ना तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। ईमान शाह को जवाब देकर अरूप को बाजू से घसीटते कदम अंदर की जाने बढ़ाए तो ईमान शाह ने अपने बालों को हाथों में दबोचकर अपने इश्तिहार पर काबू पाना चाहा। अरूप के बाजू को इस घटिया शख्स की गिरफ्त में सोच सोचकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने दिल को पांव तले कुचल दिया हो। एक लोहे का दरवाज़ा खोलकर वो कांस्टेबल अरूप को एक रूम में लाया था जिसमें एक छोटी सी टेबल के गिर्द 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी, जबकि टेबल पर एक रजिस्टर और पेन के अलावा कुछ नहीं था। अरूप को कुर्सी पर बिठाकर वो कांस्टेबल बाहर चला गया तो अरूप ने एक निगाह इर्द गिर्द दौड़ाई। अपने पीछे दीवार में लगे कैमरे को देख अरूप बिना कोई हरकत किए खामोशी से वहीं बैठ गई। अपने पीछे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अरूप चौंकी ज़रूर मगर बेतासुर चेहरा लिए बैठी रही। सर, कमाल का माल है, बस वक्त ज़ाया ना करिए और उसे भेज दे सुबह ही सेंट्रल जेल। अपने पीछे कांस्टेबल की सरगोशी नुमा आवाज़ सुन अरूप ने सख्ती से अपनी मुठियाँ भींची। तभी सामने कुर्सी पर इंस्पेक्टर आकर बैठा। अरूप के खूबसूरत चेहरे को देख इंस्पेक्टर की आंखों में दर आने वाली हवस देख अरूप ने सर झटका, जबकि दूसरी जानिब ये सब देखते मोहसिन चौधरी का बस नहीं चल रहा था कि इस शख्स की आंखें नोच रहे। बीबी, रिकॉर्ड निकलवाया तुम्हारा, पहले भी बहुत बार ये चोरी करती देखी गई हो, इसीलिए झूठ बोलने की बजाय सच सच बताओ कि कब से ये काम कर रही हो और कौन कौन शामिल है तुम्हारे गिरोह में। इंस्पेक्टर के सर्द आवाज़ पर अरूप ने तंजिया नज़रों से देखा। लोग ऐਵੇਂ ही पुलिस वालों को हड हराम, नमक हराम और जलील कमीने कहते हैं, मगर यहाँ तो तुम लोगों ने इतनी जल्दी मेरा सारा डाटा निकलवा लिया। एक बार बाहर निकल जाऊँ तो सबको अपने काबिल अफसरान का ज़रूर बताऊंगी। अरूप की बात पर पीछे खड़े कांस्टेबल ने आगे बढ़कर अरूप के बाल अपनी मुट्ठी में दबोचे तो अरूप के होंठों से दर्द भरी सिसकी निकली। बकवास करने की ज़रूरत नहीं, वरना अभी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। जो भी है सच बताओ, बयान रिकॉर्ड करना है, वक्त ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। सामने लगे कैमरे का लिहाज करते कांस्टेबल को अरूप के बाल छोड़ने का इशारा करके सख्त लहजे में कहा, वक्त तो तुम मेरा बर्बाद कर रहे हो ऑफिसर। मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया अपना पेट पालने के लिए किया। जब हुकूमत हमें हमारे हकूक़ नहीं देगी तो हम यही करेंगे ना। अरूप के चिल्लाकर कहने पर कांस्टेबल ने तमस्खुर उड़ाती नज़रों से अरूप को देखा और आगे को झुककर इंस्पेक्टर से मुखातिब हुआ। बहुत गर्म माल है साहब, और हुकूमती हकूक़ के अलावा और भी बहुत से हकूक़ लोगों से वसूल कर चुकी है। ये मासूम नज़र आने वाली चिड़िया पेट से है और जितना डाटा निकलवाया है इसके मुताबिक शादी नहीं हुई इसकी, न जाने किसका गुनाह लिए फिर रही है। 2 बार आते ही गंद फैलाया इसने। पूरा यकीन है मुझे कि पेट से है, बच्चा भी नाजायज़ ही होगा। इस तरह की कूड़े क्रिकेट के ढेर से उठकर आने वाली यही हरकत कर सकती है, आगे पीछे भी कोई नहीं। हमारा काम आसान है। वो कांस्टेबल बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए अरूप को गलीज नज़रों से देखते इंस्पेक्टर से बात कर रहा था, जिस पर इस इंस्पेक्टर ने हवस भरी नज़रों से अरूप को देखा। ऐसी बात है तो तुम कल शाम का इंतज़ाम करो, जेल नहीं अपनी ख़ास जगह लेकर जाना बनता है इस खूबसूरत माल को। खबासत से कहका लगाते हुए कहा तो इनकी घटिया गुफ्तगू सुनकर ईमान शाह और मोहसिन चौधरी को अपने वजूद में अंगारे फूटते महसूस हुए, जबकि अपनी औलाद के लिए इस कदर घटिया अल्फाज सुनकर अरूप का दिल किया सब कुछ भाड़ में झोंक कर उनकी ज़बान गुद्दी से खींच रही। इंस्पेक्टर ने रजिस्टर खोलकर कुछ सतरें लिखी और अरूप पर गहरी निगाह डालकर वहाँ से निकलता चला गया। इससे पहले कांस्टेबल अरूप को फिर से हाथ लगाता, अरूप झटके से अपनी जगह से उठी और कदम बाहर की जाने बढ़ाए। यह मंजर प्राइवेट रूम का था, जहाँ सुबह फजर के वक्त खामोशी छाई हुई थी। अजान की आवाज़ पर सलाहुद्दीन साहब ने हयात के कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा। हयात और बच्ची को गहरी नींद में देख वो पढ़कर नूर बेगम के पास आए। हयात और बच्ची सो रही हैं, मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ, आप भी यहाँ प्रेयर रूम वहाँ नमाज़ पढ़ लें, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। हयात और बच्ची की नींद ख़राब हो जाएगी। मैं नमाज़ पढ़कर कुछ खाने के लिए भी लेता आऊँगा, फिर हयात को उठाएंगे, सलाहुद्दीन साहब ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। तो नूर बेगम ने सरस बात में लाया और कुर्सी से उठकर कदम दाएं जानिब प्रेयर रूम की जानिब बढ़ाए, जबकि सलाहुद्दीन साहब बाएं जानिब से बाहर निकलते चले गए। सलाहुद्दीन साहब को निकलता देख मोहसिन चौधरी तेज़ कदमों से कॉरिडोर से गुजरता हयात के रूम में दाखिल हुआ। मोहसिन चौधरी ने जैसे ही रूम में कदम रखा तो रूम में फैली हयात की खुशबू को महसूस करके रगों पे में सुकून सरायत करता महसूस हुआ। एक नज़र बेबी कार्ड को देख मजबूत कदम लेता हयात की जानिब बढ़ा। दिल की धड़कनें बेसाख्ता ही तेज़ हुई थी। हयात के कनोला लगे हाथ को थाम कर अपने होंठों से लगाया।
मेरी जिन जान हयात मोहब्बत से चूर लहजे में हयात के नाम की लौ पर लब रख कर सरगोशी की तो अपने कान पर सुलगता लम्स महसूस करके हयात ने कसमसा कर आंखें खोली तो नज़रों के सामने मोहसिन चौधरी का चेहरा लहराया, आंखों में नींद का खुमार लिए बेयकीनी से खुद पर झुके मोहसिन चौधरी को फटी फटी आंखों से देखते न जाने कितने आंसू हयात की पलकों की बाढ़ तोड़कर रुखसार पर बह गए, जिन्हें आगे बढ़कर मोहसिन चौधरी ने अपने होंठों से मोहब्बत से चुन लिया। मुझे मुकम्मल करने के लिए शुक्रिया ज़िंदगी, इतने अनमोल तोहफे के लिए शुक्रिया। आज तो तुम जान भी मांग लो, ये चौधरी उफ नहीं करेगा। हयात का चेहरा हाथों में भरते मोहब्बत से कहा, और वो जो सोचे बैठी थी कि मोहसिन चौधरी करीब आएगा तो उसे धुतकार देगी, उससे रुख फेर लेगी, मोहसिन चौधरी को अपनी बेरुखी से तकलीफ़ देगी, मगर आज पूरे 2 माह और कुछ दिन बाद अपने सामने यूं अचानक इस सितमगर को देख सब दावे धरे के धरे रह गए। लाख चाहने के बावजूद भी वो मोहसिन चौधरी के हाथ को झटक ना सकी तो बेबसी से चेहरे का रुख बदल लिया। जो जाइए यहाँ से सम, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। मैं पहले ही बहुत मुश्किल से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं अपनी झूठी 2 दिन की मोहब्बत दिखाकर मेरी आदतों को ख़राब करने की। आपके बगैर रहने की आदत हो रही है मुझे, तो मेहरबानी करके चले जाए यहाँ से, नम लहजे में चिल्ला कर कहा। तो मोहसिन चौधरी ने गुस्से से हयात को घूर कर देखा, एक बाजू हयात की कमर के गिर लपेट कर हयात को बेड पर दूसरी जानिब आगे को खिसकाया और दूसरा बाजू हयात की गर्दन के गिर लपेट कर उस पर झुक आया। शक्ल तो अब यही देखनी है उम्र भर तुम्हें चौधरी की जान, इसलिए फजूल के डायलॉग मारने की ज़रूरत नहीं। और रही बात आदत की, तो मेरी आदत कभी नहीं छूटने वाली। मैं यूं ही तुम्हारे दिलो दिमाग से होते रग रग में बस जाना चाहता हूँ, तुम्हारी हर आती जाती सांस में शामिल हो जाना चाहता हूँ। तुम मुझे भुलाने की कोशिश करोगी, इतनी शिद्दत से तुम्हारी यादों का हिस्सा बन जाऊँगा। हयात के गुलाबी फूले गाल पर नाक ट्रेस करते बोझा लहजे में सरगोशी की तो हयात ने तड़प कर मोहसिन चौधरी को देखा। आप अपनी धौंस जमाने आए क्या? हयात ने मुँह बसोर कर कहा। तो मोहसिन चौधरी ने शिद्दत भरा लम्स हयात के होंठों पर छोड़ा। नहीं, अपनी तलब पूरी करने। तशनगी बढ़ गई थी तो बस तुम्हारी सांसों को पीने की तलब खींच लाई यहाँ तक। हयात की मदम सांसों में सांस भरते गमगीर लहजे में सरगोशी की तो हयात को अपने जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमटता महसूस हुआ। मोहसिन चौधरी की बेबाक सरगोशी पर पलके हया के बोझ से चेहरे पर झुक गई, जिन्हें देख मोहसिन चौधरी के अनाबी होंठों पर मुस्कुराहट रींग गई। मैं नाराज़ हूँ, मैं मना लूँगा। हयात के हाथ को सीने पर दिल के मकाम पर रखते हुए सरगोशी में जवाब दिया। मुझसे ज़्यादा अपने दोस्त अजीज़ हैं, नम लहजे में शिकवा किया तो मोहसिन ने तड़प कर हयात को खुद में भींच लिया। सरासर झूठ है ये, तुमसे ज़्यादा अजीज़ कुछ नहीं। इस चौधरी को अपनी सांसों से ज़्यादा जीने के लिए हयात चौधरी ज़रूरी है। हयात की गर्दन में चेहरा छुपाए मोहब्बत से लबरेज लहजे में सरगोशी की तो हयात ने सिसकते हुए अपने दोनों बाजू मोहसिन चौधरी की गर्दन के गिर्द हायल किए। तो मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? क्यों मुझे खुद से दूर करके तकलीफ़ दे रहे हैं? मुझ में आप जितना हौसला नहीं है। मैं एक आम सी लड़की हूँ, एक आम सी बीवी की तरह सोचने और चाहने वाली। मुझे इस तरह से मत आजमाइए सम, मुझ में हौसला नहीं। हयात के रोकर कहने पर मोहसिन चौधरी ने उसे मज़ीद खुद में भींच लिया। चौधरी की जान, बस आखिरी बार, अब पढ़ कर आऊँगा तो कहीं नहीं जाऊँगा, सिर्फ तुम्हारा बनकर रहूँगा, तुम्हारे करीब, बहुत करीब रहूँगा। मोहसिन चौधरी की बीवी आम नहीं है, वो बहुत ख़ास है। उसकी चाहत बहुत अनमोल है और उसका हौसला भी बुलंद होना चाहिए। बस मेरा थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, मैं लौट आऊँगा, तुम्हारे सारे सवालात के जवाब भी दूँगा। हयात का चेहरा अपने रूबरू करते इल्तिजाइया लहजे में कहा तो मोहसिन चौधरी के फिर से जाने की बात सुन हयात ने गुस्से से मोहसिन चौधरी को देखा और चेहरे का रुख बदल लिया, मगर गिरफ्त मोहसिन चौधरी की गर्दन के गिर्द मजबूत से मजबूत होती चली गई। नाराज़ हो अभी भी? आप इसी लायक है सम, तो फिर तुम चाहती हो अपनी बेटी को देखे बगैर चला जाऊँ? लहजे में बेचारगी समोई का तो हयात ने खूनख्वार नज़रों से मोहसिन को देखा। अपनी मर्जी की मालिक हैं, जो मर्जी करें। मोहसिन चौधरी की गर्दन से अपने हाथ निकालते हुए गुस्से से कहा, अपनी मर्जी तो मैं बस तुम पर चलाता हूँ। तुम नाराज़ हो तो मैं कैसे अपनी बेटी को देख सकता हूँ? नाराज़गी ख़त्म करके इजाज़त दो ताकि मैं अपनी बेटी को देख लूँ। मुझे पूरा यकीन है तुम ये हक मुझसे नहीं छीनोगी। हयात के चेहरे पर झुकते नरम लहजे में कहा तो हयात ने खुद को पीछे खिसकाना चाहा, जिसे मोहसिन ने नाकाम बना दिया। देख लें, आप नहीं हैं नाराज़ में। हयात के मुनमुना कर कहने पर मोहसिन चौधरी के होंठों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंग गई। एक ही जश्न में बेबी कॉट के पास पहुंचकर अपनी छोटी सी बेटी को अपने बाहों में उठाकर चटाचट चूम डाला। गोल मटोल छोटी सी बच्ची जिसके फूले फूले गुलाबी गाल देख मोहसिन चौधरी को उस पर टूट कर प्यार आया। माशाल्लाह, चौधरी कुर्बान अपनी छोटी सी जान पर। हयात देखो, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। इसके बाल, मेरी गुड़िया का चेहरा सब मेरे जैसा है। खुशी से लबरेज चेहरे में हयात
के करीब बैठकर अपनी बेटी के चेहरे के एक एक नक्श को मोहब्बत से छूते हुए कहा। तो हयात ने मुस्कुराकर मोहसिन चौधरी की गोद में मुंह बनाती अपनी बेटी को देखा, जो मोहसिन चौधरी के जारहाना प्यार का पर मुंह बसोड़कर आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। बेटी ने आंखें खोली तो मोहसिन चौधरी तो निहाल ही हो गया। सदके जाऊं मेरी नन्ही सी जान की आंखें तो मेरी हयात जैसी हैं। बच्ची की आंखों को नरमी से छूते कहा। बच्ची टकर टकर करती खुद पर झुके अपने बाप को देखती और कभी बाप के दाएं जानिब बैठी अपनी माँ को। वो बच्ची बिल्कुल मोहसिन चौधरी की कार्बन कॉपी थी। जब से पैदा हुई थी एक बार भी नहीं रोई, जिस पर नूर बेगम ने बताया कि मोहसिन चौधरी पे अपने बचपन में नहीं रोता था। वो काफ़ी खामोश तबीयत का मालिक था। अपनी बेटी को देख हयात को यकीन हो गया कि इसकी बेटी ने सिर्फ नकूश ही नहीं आदात भी बाप से चुराई थी। मोहसिन ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाकर हयात को अपने हसार में लिया तो हयात ने अपना सर मोहसिन चौधरी के सीने से टिका दिया। मुझ पर या मेरी मोहब्बत पर शक मत करना हयात। वापस लौट आऊँ तो तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बस मेरी वापसी तक मुझ पर और मेरी वफा पर यकीन रखना। बाबा ने और तुमने जो कल बात की वो इतनी छोटी नहीं थी कि उसे दरगुजर कर लेते था, लेकिन गलती मेरी भी थी, इसलिए खामोश हो गया और अपनी आयत की आने की खुशी में तुम्हें माफ़ भी कर दिया। दोबारा ऐसी घटिया बात सोची भी तो याद रखना वो मेरी बर्दाश्त का आखिरी दिन होगा। सर्द लहजे में एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा तो हयात ने चेहरा मोहसिन चौधरी के सीने में छुपा लिया। हयात के बालों में अपना हाथ उलझाकर चेहरा अपने सामने किया। कुछ देर तो खामोशी से हयात की बंद आंखों और लर्जते होंठों को देखता रहा। एक नज़र अपनी बेटी को देखा जो टकर टकर करती मुस्कुराकर अपने बाप को देख रही थी। आयत के गिर्द बाजू अच्छे से लपेटकर उसे अपने सीने से लगाया और रुख बदल कर हयात के होंठों पर झुकाया। अपने होंठों पर मोहसिन चौधरी की शिद्दत को महसूस करके हयात ने अपने दोनों बाजू मोहसिन चौधरी के गिर्द हायल कर दिए थे, मोहसिन चौधरी की शिद्दतों में साथ देते। हयात मोहसिन चौधरी की मोहब्बत में मोम की तरह पिघली थी। हयात की सांसों को कतरा कतरा खुद में अंडेलते मोहसिन चौधरी सब कुछ फरामोश कर चुका था। रूम की मानी खेज खामोशी में दोनों की धूंकनी की माने चलती सांसों का शोर बरपा था। इन फसोखेज लम्हों को आयत की खिलखिलाने की आवाज़ ने तोड़ा। आयत की आवाज़ पर मोहसिन चौधरी ने नरमी से हयात को खुद से पीछे किया तो हयात गहरे सांस भरती सर मोहसिन चौधरी के सीने से टिका चुकी थी। बाबा की प्रिंसेस किस बात पर खुश हो रही है? बाबा की जान तो बहुत प्यारी है। आयत को अपनी बाहों में जलाते हुए कहा तो मोहसिन की बात तो इस बच्ची को समझ न आई, मगर खुद से बातें करता देख आयत की खिलखिलाटे रूम में गूंजी तो मोहसिन ने उसे खुद में भेज लिया। आयत के माथे पर प्यार करके उसे हयात की गोद में दिया। हयात की चूँकि नॉर्मल डिलीवरी थी इसलिए वो खुद को इजी फील कर रही थी। आयत को गोद में थाम कर मोहसिन चौधरी को देखा। अपना और मेरी बेटी का ख्याल रखना, जल्द लौट आऊँगा। हयात का चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए कहा तो हयात ने नम नज़रों से मोहसिन को देखा, जिस पर मोहसिन ने झुककर अपने लब हयात के माथे पर जब्त किए। अपनी बेटी को प्यार करके कदम रूम से बाहर की जाने बढ़ाया। मोहसिन बाहर आया तो नूर बेगम को कुर्सी पर बैठा देख ठटक कर रुका। नूर बेगम ने तेज़ नज़रों से मोहसिन को देख चेहरे का रुख बदला तो मोहसिन ने आगे बढ़कर ज़बरदस्ती उन्हें अपने हसार में लिया। माफ़ कर दे माँ, मजबूरी है मेरी। आप और आयत अगर नहीं समझेंगी, मेरा साथ नहीं देंगी तो कौन देगा? मुझसे नाराज़ होकर मुझे कमज़ोर मत बनाइए। नूर बेगम के कंधे पर सर टिकाए नम लहजे में कहा तो नूर बेगम ने तड़प कर अपने जवान शेर जैसे बेटे को देखा। मुझे नहीं पता मोहसिन पुत्र तू क्या करता फिर रहा है, मगर मेरी दुआ है अल्लाह तेरी हिफाजत करे, तुझे कभी अपनी राह से गाफिल ना होने दे। जो भी तेरे मसाइल हैं उन्हें जल्द निपटा कर लौट आ। पहले हयात हमारी जिम्मेदारी थी, मगर वो अब तेरी बीवी तेरी जिम्मेदारी है। हम उसे जितना भी प्यार दें, जितना भी ख्याल रखें, मगर औरत को सुकून अपने सर के साईं को देख कर ही मिलता है। अपना दुख दर्द तकलीफ़ वो अपने सर के साईं के साथ ही बांटती है। जब से तुझसे ब्याह हुआ है वो मुझे तंग करने को तेरी शिकायतें करती थी, मगर कभी भी मियाँ बीवी की बात नहीं बताई। तुम्हारा सलूक कैसा है, तेरी कौन सी बात बुरी लगी? तू गया तो वो कितनी तकलीफ़ में उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा। हमें उसकी नज़रों में गुनाहगार मत बना। अब जा रहा है तो जल्द लौट आए, वरना सरदार साहब तो पहले ही बहुत खफा। नूर बेगम ने दो टोक लहजे में कहा तो मोहसिन चौधरी ने इस बात में सर हिलाया। दरवाजे पर लगे छोटे से मिरर से अंदर देखा तो नज़रें हयात के हाथों में अपनी छोटी सी बेटी से होती। हयात के चेहरे पर आंख ठहरी जहाँ अब सिर्फ तकलीफ़ ही तकलीफ़ थी। अपने जबड़े भेज कर वहाँ से निकलता चला गया, जबकि नूर बेगम ने खुद से दूर जाते अपने बेटे को देखा और उठकर कदम हयात के कमरे की जानिब बढ़ाए। सुबह के 5 बजे के करीब अरूप को अपनी तबीयत ख़राब होती महसूस हुई तो उठकर सलाखों के करीब आई। दाएं जानिब कुर्सी पर उसी कांस्टेबल को देख अरूप का हलक तक कड़वा हो गया। इससे पहले अरूप पढ़ती वो कांस्टेबल अरूप को देख चुका था, इसीलिए कि जस्ट में सलाखों के करीब पहुंचा
क्या मसला है छोकरी, क्यों चैन नहीं है? कांस्टेबल की आवाज़ पर यमान शाह ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो पेशानी पर बेशुमार बल नमूदार है। मुझे वॉशरूम जाना है, मेरा दिल भी घबरा रहा है, अरूप ने सर्द लहजे में कहा। तो कांस्टेबल ने एक निगाह इर्द गिर्द उड़ाई और एक गहरी नज़र अरूप के वजूद पर डाली और आगे बढ़कर ताला खोला तो अरूप बाहर आए। अरूप की नज़रें सामने उठी तो यमान शाह की सुर्ख अंगारा होती आंखों में देख झरझरी सी आई। नज़रें चुराकर कदम आगे बढ़ाए तो वो कांस्टेबल भी लॉक लगाता अरूप के पीछे चला। तभी यमान शाह जल्दी से उठकर सलाखों के करीब आया, अपनी जेब से बारीक सी तार निकालकर उसे 2-3 बल दिए और ताले में डालकर 1-2 बार घुमाया तो ताला खुल गया। ताले के खुलते यमान शाह ने बाहर आकर ताला दोबारा से लगाया और दाएं जानिब आकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। टेबल पर सर रखे ऑफिसर और कुर्सी पर बैठे नींद से झूलते कांस्टेबल को देख जल्दी से अरूप जिस तरफ गई थी उसी तरफ बढ़ा। क्या होगा अगर इस बार इन अफसरान से पहले हम इस गुड़ की डली को चख लें? इतनी वफादारी का इतना हक तो बनता है। अपने पीछे कांस्टेबल की आवाज़ सुनकर अरूप झटके से पलटी। यह जगह हवालात के पीछे बनी छोटी सी राहदारी की थी, जहाँ अपने सामने 4 छोटे से वॉशरूम बने थे। छत के बीचों बीच लगे जर्द बल्ब की रोशनी में नजर आते कांस्टेबल की वहशी शक्ल देख अरूप के रगों पे में गुस्से की लहर सरायत कर गई। इससे पहले कांस्टेबल की चींख गूंजती। अरूप ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उस चींख का गला घूंटा। लानती खबीस इंसान, निकालती हूँ आज तुम्हारी सारी अवस। ये दिमाग में जो गंद भरा है ना, इसी तरह निकलेगा। कांस्टेबल के सर को दीवार पर बेदरीग मारते चलाकर कहा तो इस कांस्टेबल ने बामुश्किल अपना सर अरूप की पकड़ से छुड़वाकर अरूप को पीछे धक्का दिया, जिसके बायस अरूप लड़खड़ा कर पीछे हुई, पीछे बने सिंक से टकराई। इस अमल से अरूप को अपने पेट में दर्द की ठेस से उठती महसूस हुई। आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छा गया। खून से तर चेहरा, आंखों में अवस और वहशत लिए वो अरूप की जाने बढ़ा तो अरूप को इस घटिया शख्स से घिन आई। अपनी जाने बढ़ते शख्स को देख अरूप ने खुद में हिम्मत जमा करके उठना चाहा, मगर इससे पहले ही बाहर से आते यमान शाह ने उसे धनक के रख दिया। अपनी बेल्ट के अंदर लगी मामूली सी नज़र आने वाली वायर को निकालकर उस कांस्टेबल की गर्दन के गिर लपेटा तो उसकी गर्दन एक तरफ को लड़क गई, जबकि यमान शाह मुसलसल इस वायर पर दबाव डालता उसे गर्दन के अंदर गहरा किए जा रहा था, जिसे देख अरूप को मतली सी महसूस हुई तो यमान शाह को बामुश्किल इस शख्स से पीछे करके बाहर आई। मान, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। मुझे तो शाम तक ही ये लोग यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट करेंगे, इसीलिए तुम जाओ। तुम्हारा काम तो वैसे भी हो गया ना। कांस्टेबल गाड़ी और ऑफिसर के रूम के बाहर तुम चिप लगा चुके हो, तो अब जाओ तुम यहाँ से। यमान शाह का चेहरा हाथों में भरते नरम लहजे में कहा तो यमान शाह ने घूर कर अरूप को देखा। बाहर में गया सब, आई डोंट केयर, डैम इट, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। तुम्हें छोड़कर कैसे चला जाऊँ? मर ना जाऊँ इससे बेहतर, दबे दबे लहजे में खड़ा कर कहा तो अरूप ने नम नज़रों से यमान शाह को देखा। एजेंट वायरवुल्फ, ये जोत से नहीं होद से काम लेने का वक्त है। आपने जो चिप यहाँ इंस्टॉल की है, इससे हमें बहुत सी मालूमात मिल चुकी हैं। प्लान में कुछ रद्दो बदल आया है। आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलें। अब हमें बस एजेंट ग्रे की लोकेशन ट्रेस करनी है, जहाँ उन्हें ले जाया जाएगा। आप 5 मिनट में वहाँ से निकलें। बाहर बैक साइड पर हमारा बंदा खड़ा है, इसके साथ SHO को फॉलो करना है। हमें यकीन है उसे फॉलो करते आप उसी जगह पहुँचेंगे जहाँ एजेंट ग्रे को ले जाया जाएगा। अपने कान में गूंजती आवाज़ पर यमान शाह ने आगे बढ़कर अरूप को खुद में भेज लिया। तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? बस कुछ देर और, फिर मैं कभी तुम्हें इस तरह की किसी भी चीज़ का हिस्सा बनने की इजाज़त नहीं दूंगा। अरूप के चेहरे पर अपना लम्ब छोड़ते मोहब्बत भरे लहजे में कहा। पलट कर अंदर जाकर कांस्टेबल का चाबियों वाला गुच्छा उठाया, अरूप को लॉक करके इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई और वहाँ से निकलता चला गया। बाहर आया तो अरूप की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ देख उनकी ओट में होता चुप छुपा कर दीवार फलांग कर निकल गया और कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की लाश देख भौंचाल आ गया। अरूप को अगले दिन वो लोग जेल से फार्म हाउस ले आए थे। अरूप को कमरे में छोड़कर वो शख्स बाहर चला गया तो अरूप ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाकर जगह का जायज़ा लेना चाहा। कमरे में एक मैट के अलावा कुछ भी मौजूद ना था। ना कमरे में खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदान जिससे दिन या रात का अंदाज़ा हो सकता। भूख और प्यास से बुरा हाल था। पेट में उठती दर्द की ठेस से किसी अनहोनी की निशानदेही कर रही थी। दिल बार बार जिस बात की नफ़ी कर रहा था, दिमाग चीख चीख कर अपने होने वाले नुकसान का बता रहा था, जिस पर अरूप बुरी तरह सर झटक कर इन सोचों से फरार हासिल करने की कोशिश करती। एक तरफ अपने वजूद में पलती जान की फ़िक्र थी तो दूसरी जानिब अपने मुल्क की बेटियों की इज्जत की फ़िक्र थी, और जब उनके बारे में सोचती तो अपनी तकलीफ़ उनके आगे खाक बराबर भी ना लगती। जबकि दूसरी जानिब मोहसिन अपनी टीम के साथ प्लान डिस्कस करता जल्द यहाँ पहुँचने वाला था। यहाँ जबकि यमान शाह को SHO के पीछा करने पर इस बात का यकीन हो गया कि वह अरूप की लोकेशन पर ही जाने वाला है। अरू, तुम ठीक हो? कोई मसला तो नहीं? तबीयत ठीक है ना? कान में लगी चिप नुमा ब्लूटूथ से यमान शाह की गमगीर आवाज़ गूंजी तो अरूप की आंखें बेसाख्ता नम हुई। हाथ अपने पेट पर आकर रुका तो इस एहसास को महसूस करके होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई।
अरूप की तेज़ चलती सांसों और उसे खुद पर जब्त करता महसूस करके यमानशाह को अपने गले में आंसू का फंदा सा अटकता महसूस हुआ। अभी यमानशाह कुछ कहता, इससे पहले अरूप की नम आवाज़ गूंजी, जिसे सुन यमानशाह का दिल तड़प गया। मैं ठीक हूँ मान, मगर मुझे डर लग रहा है। मैं उससे नहीं खोना चाहती मान। मैं क्यों तुम्हें मुकम्मल खुशी नहीं दे पाती? तुम्हें जब इसके बारे में मालूम हुआ था तब तुमने कहा था कि तुम मुझे इस खुशी पर खुद में भींच लेना चाहते हो। तुम दुनिया को चीख चीख कर बताना चाहते हो कि तुम बाप बनने वाले हो। मैंने उस दिन से इस मिशन के ख़त्म होने का इंतज़ार किया है कि तुम मुझे खुद में छुपा लो। मैं अपनी वजह से तुम्हारे होंठों पर मुस्कुराहट देखना चाहती थी। मैंने झूठ कहा था कि मुझे तुम जैसा बेटा नहीं चाहिए, मुझे तुम जैसा ही बेटा चाहिए था मान, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। रूप का एक एक लफ्ज़ यमानशाह को एक कारी ज़रब की तरह अपने दिल पर लगता महसूस हुआ, मगर जब बोला तो उसका जवाब एक जान छिड़कने वाले शौहर नहीं, जान कुर्बान करने वाले सोल्जर का था। एजेंट ग्रे, आप इस वक्त एक मिशन पर हैं। हमें इस मुल्क को आपसे बहुत सी तवक्कुआत हैं। ये वक्त कमज़ोर पड़ने का नहीं, बहादुरी से इस सब का सामना करने का। यू आर अ सोल्जर, रिमेंबर दैट। यू हैव द बर्डन ऑफ ऑनरिंग द डॉटर्स ऑफ योर कंट्री ऑन योर शोल्डर्स। It is your duty to fulfill the responsibility that is on your shoulders. Prepare to be a smarter or a conqueror instead of worrying about those who have not yet come to this world. Protect the honor and life of those who are in this world because it is your duty, Agent Grey, and you have to fulfill your duty in every situation. मत भूलें कि एक फ़ौजी अपनी कौम का हौसला और ताकत होता है। एक फ़ौजी मुल्क की सरहदों पर चट्टान बनकर खड़ा होता है तो इस मुल्क की आवाम चैन की नींद सोती है। एक फ़ौजी के पास हथियारों के अलावा लड़ने के लिए बुलंद हौसले और चट्टान जैसे मजबूत अज़ाइम का होना ज़रूरी है। याद रखिए एजेंट ग्रे, जब एक फ़ौजी कमज़ोर पड़ता है या उसका हौसला टूटता है तो वो मुंह के बल दुश्मन के कदमों में गिरता है, और तब सिर्फ एक फ़ौजी ही नहीं दुश्मन के कदमों में गिरता बल्कि उसकी पुश्त पर खड़ी आवाम भी मुंह के बल गिरती है। आपके कंधों पर जो फ़र्ज़ है इसकी अदायगी हर चीज़ से ज़रूरी है, और ये बात आप बेहतर तरीके से जानती हैं। तो कमज़ोर पड़ने के बजाय मजबूती और बहादुरी से इस मुसीबत का सामना करिए। अल्लाह पर यकीन रखिए, सब कुछ बेहतर होगा। मेरी बात समझ रही हैं ना आप? यमानशाह के सर्द सपाट लहजे पर अरूप ने बेसाख्ता इस बात में सर हिलाया। यस सर। वो एक माँ थी, अपनी औलाद के बारे में सोचकर तड़प उठी थी, मगर इससे पहले वो एक सिपाही थी, एक मुहाफिज थी। लोग इतनी आसानी से कह देते हैं कि ये बंदा आर्मी में चला गया तो मगरूर हो गया, इसमें एटीट्यूड और ईगो आ गई है, मगर कोई ये नहीं जानता कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए किस किस तरह की अजियत उन्हें सहनी पड़ती है। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, घर से दूर सरहदों पर या सियाचिन की खून को जमा देने वाली सर्दी में मुल्क की जब हिफाजत करनी पड़ती है तब दिल के सारे जज्बात भी इस ठंड में जम जाते हैं। मुहाफिज बनने के लिए कभी कभी बेहिस बनना ज़रूरी हो जाता है। अपनी मोहब्बतों और रिश्तों से किनारा करना पड़ता है। हाथ में बंदूक थामे जब सरहदों की हिफाजत कर रहे होते हैं तब सिर्फ दिल दुश्मन के मामले में ही सख्त नहीं होता, बल्कि अपने जज्बात पर भी सख्ती इख्तियार किए होता है। घर की याद सताए तो अपने 22 करोड़ की आवाम को सामने रखकर उनकी हिफाजत का सोचकर याद से नज़रें चुरा लेते हैं। दुश्मन के सामने जब खड़े होते हैं तो इस बात की फिक्र नहीं होती कि वो घर वालों की इकलौती औलाद है, या ये कि घर में बहन बैठी है जिसकी शादी करनी है, या बूढ़े माँ बाप का वही सहारा है। अपने जिस्म से बहते खून को देख ये नहीं सोचते कि उनके बाद छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, बीवी पर क्या गुजरेगी। तब भी दिल में दुश्मन को जहन्नुम हासिल करने और शहादत का जज्बा होता है। अपने खून के आखिरी कतरे तक हक के लिए लड़ते रहने का जज्बा होता है। जब सारे जज्बे और वफ़ाएं मुल्क की इज़्ज़त और जान से जुड़ जाएं तो ख़ुद के लिए इमोशनल लेस होना ही पड़ता है। एजेंट वुल्फ, SHO की क्या लोकेशन है? ड्रैगो की आवाज़ गूंजी तो युवानशाह ने अपनी आग बरसाती नज़रों से सामने देखा। SHO पहले घर आया था, वहाँ से निकलकर कुछ फासले पर खड़े ऑटो में बैठा, वहाँ से निकलकर शहर से बाहर की जानिब गया, वहाँ ऑटो से उतरकर एक गोदाम में दाखिल हुआ और 4 बंदों के साथ गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस की जानिब आ रहा है। यमानशाह के बताने पर ड्रैगो ने सर इस बात में लाया। एजेंट ग्रे, इस फार्म हाउस के गेट पर 4 गार्ड्स हैं, बाकी इनके साथी, जिनमें से 3 लॉन में 15 के करीब आम मौजूद हैं। हम बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तब तक आप यहीं रहेंगी। जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएंगी आप यहाँ से हिलेंगी भी नहीं। ड्रैगो के सख्त लहजे पर अरूप ने भी जी में जवाब दिया कि तभी रूम का दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ में ही झुका तो एक शैतान सिर्फ इंसान एक लड़की को घसीटते हुए रूम में लाया और उसे मैट्रेस पर पटखने के अंदाज में गिराया। लड़की की चीख के साथ रूप की चीख बेसाख्ता थी, जबकि वो आदमी एक गहरी नज़र रूप पर डालकर दरवाज़ा बंद करता चला गया, जबकि रूप फटी फटी आंखों से इस लड़की को देख रही थी।
जिस जिस्म जख्मों से चूर था, चेहरों पर नीलों और तशद्दुद के निशान वाज़िह थे। दाएं आंख सूजकर चेहरे का अलग हिस्सा लग रही थी। होंठ फटे हुए थे जिनसे खून रस रहा था। जिस्म पर मौजूद लिबास फटा हुआ था और जहाँ जहाँ से जिस्म अयां हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने गोश्त के टुकड़े को नोच लिया। गर्दन और चेहरे पर दांतों के निशान देख अरूप का दिल तड़प उठा, जबकि लड़की की बाएं आंख से बहते आंसू उसकी कनपट्टी में जज़ब हो रहे थे। लड़की ने जख्मी मुस्कुराहट सजाकर अरूप की जानिब देखा तो अरूप को अपना सांस सीने में अटकता हुआ महसूस हुआ। ऐसी हालत वो किसी लड़की की पहली बार तो नहीं देख रही थी। अपनी फील्ड में वो लड़कियों की इससे भी बदतर अधड़ी हुई लाशें देख चुकी थी, मगर इस बार न जाने क्यों दिल करहा उठा था। आगे बढ़कर लड़की के आंसू अपने कपकपाते हाथों से साफ किए। तभी लड़की ने बोलने की कोशिश की तो मुंह से बहता खून गर्दन में जज़ब होने लगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, अरूप ने नम लहजे में कहा। मगर लड़की के गले से अजीब आवाज़ें निकली तो अरूप ने उसकी बात समझने की खातिर कान उसके होंठों के करीब किया। मुझे मार दो, लड़की के मुंह से अदा होने वाले अल्फाज सुन अरूप का जिस्म पल के लिए साकित हो गया, जबकि दूसरी जानिब ये सब देखते मोहसिन चौधरी ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। एजेंट ग्रेव भी रेडी। कमरे से बाहर एहतियात से निकलकर किचन या लाउंज में फ्रूट बास्केट से छुरी उठाइए और फार्म हाउस की तलाशी लेकर बेसमेंट तक पहुंचे। या तो रास्ता यहाँ के मास्टर रूम में होगा या कोई और रास्ता होगा। जो रास्ते में आए उसे गिराती जाइए और इनके हथियारों से अपनी हिफाजत करने की कोशिश करिए, वरना दूसरा ऑप्शन ये है कि सिर्फ बेसमेंट में जाकर हमारा इंतज़ार करिए। ड्रैगो की आवाज़ सुनकर अरूप ने यस सर कहकर एक नज़र उस लड़की को देखा और जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोलकर अरूप ने इर्द गिर्द देखा तो कमरे के बाहर एक छोटी सी राहदारी थी जो दाएं और बाएं जानिब जाती थी। दाएं जानिब देखा तो सिर्फ घुप अंधेरा ही था, जबकि बाएं जानिब नज़र लाउंज में पड़े सोफे पर गई, जिसे देख अरूप जल्दी से बाएं जानिब बढ़ी। बाहर आई तो लाउंज में किसी को भी ना पाकर ओपन किचन में जाकर वहां से छुरी उठाकर अपनी शर्ट में छुपाई और जल्दी से कदम राहदारी की जानिब बढ़ाए। वापस आकर अंधेरी जगह की जानिब कदम बढ़ाए। वहां दाखिल होकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई, मगर वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। हाथों से टटोलकर लाइट ऑन की तो नजरें एक खस्ता हाल कमरे से टकराई, जिसकी दीवारों का रंग बिल्कुल ख़राब हो चुका था। कमरे के बीचों बीच सीमेंट का ढेर पड़ा हुआ था, जबकि एक साइड मुख्तलिफ किस्म के रंग पड़े हुए थे। अरूप ने इर्द गिर्द दीवारों को टटोल कर रास्ता तलाश करना चाहा तो एक दीवार पर नॉक करते हुए चौंकी, क्योंकि इस दीवार से आती आवाज़ दूसरी दीवारों से मुख्तलिफ थी। इर्द गिर्द दीवारों को छे कर धक्का देकर लगाकर उसे हटाने की कोशिश तो बिलाखिर दीवार के निचले हिस्से पर नॉक करने पर जब आवाज़ ज़्यादा महसूस हुई तो इसी जगह ठोक कर रसीद की तो वो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो इस वक्त फार्म हाउस की बैक साइड पर खड़े थे। ड्रैगो चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाए, ब्लैक की फुल यूनिफॉर्म पहने खड़ा लैपटॉप पर नजर आते फार्म हाउस के अंदरूनी नक्शे को देख रहा था। अपनी टीम को सब कुछ समझाकर अपनी जानिब आते यमान शाह को देख लैपटॉप बंद करके बैग में रखा। ड्रैगो की टीम के सिर्फ चंद लोग थे, क्योंकि ड्रैगो का कहना था कि अगर इस मिशन के दरमियान इसे कुछ हो जाता है तो उसकी टीम के बाकी लोग इसके मिशन को जारी रखेंगे, जबकि बाकी टीम में आर्मी ऑफिसर्स थे, जिनमें 3 कैप्टन, 2 मेजर और 2 ही लेफ्टिनेंट शामिल थे। ड्रैगो ने अपनी टीम का एक बंदा अपने साथ, जबकि 2 वाइल्ड वुल्फ की टीम में दिया। 2 कैप्टन, 1 मेजर और 1 ही लेफ्टिनेंट वाइल्ड वुल्फ के साथ था, जबकि 1 कैप्टन, 1 मेजर और 1 ही लेफ्टिनेंट ड्रैगो के साथ था। हम फ्रंट साइड से अटैक करेंगे, जबकि वाइल्ड वुल्फ और उसके साथी बैक साइड से अटैक करेंगे। ड्रैगो के कहने पर उन सब ने समझने के अंदाज में सर इस बात में लाया तो ड्रैगो ने एक नज़र उन सब पर डाली और सब एक दायरे की शक्ल में खड़े हुए तो ड्रैगो की आवाज़ गूंजी। हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। इस फार्म हाउस में सिर्फ वो इंसान नुमा दरिंदे ही नहीं, हमारी बहन बेटियां, हमारे मुल्क कौम की इज़्ज़तें भी मौजूद हैं, जिन्हें बाहिफाजत बाहर लाना हमारा सबसे अहम मकसद है। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला करना है। जिस रास्ते पर हम चल निकले वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। मौत को देखकर डरना नहीं, बल्कि मौत की आंखों में आंखें डालकर अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन का नामो निशान ख़त्म करने की कोशिश करना है। हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं, मगर सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। दुश्मन को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल करना, या इस मुल्क के नाम पर शहीद होकर शहादत का एजाज़ हासिल करके दुनिया व आखिरत की कामयाबी हासिल करना। तो क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? ड्रैगो की पुरजोश आवाज़ पर वहाँ मौजूद सब ने बुलंद आवाज़ यस सर कहा। नारा तकबीर। ड्रैगो के पुरजोश आवाज़ में लगाए गए नारे पर सब ने यक ज़बान जवाब दिया अल्लाहु अकबर, और कदम अपनी अपनी मुकर्रर करदा सिमतों की जानिब बढ़ाए। ड्रैगो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ा तो गेट पर खड़े गार्ड्स उन्हें देखकर अलर्ट हुए, मगर इससे पहले ही ड्रैगो और उसकी टीम उन पर वार करती उन्हें जहन्नुम रसीद करती आगे बढ़ने लगी। इस दौरान ड्रैगो और उसकी टीम के कुछ लोग भी जख्मी हुए, मगर वो अपने जख्मों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते गए। वाइल्ड वुल्फ बैक साइड से अंदर दाखिल हुआ
तो टीम को पीछे रुकने का इशारा करता, दबे कदमों से आगे बढ़ने लगा। जो भी शख्स सामने नजर आता उसे खामोशी से मौत की नींद सुलाकर घसीट कर पीछे ले आता। इसका मकसद ये था कि उन्हें लगे कि हमला सिर्फ सामने से हुआ है। अरूप दरवाज़ा खुलकर जैसे ही दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर लरज उठी। अंदर का मंजर देख अरूप को अंदाज़ा हुआ कि क़यामत क्यों कर ज़रूरी है, क्यों कर खुदा इन लोगों पर अजाब नाजिल करता है, और वाकई ये दरिंदे अजाब के ही मुस्तहिक़ हैं। कमरे नुमा हॉल में लकड़ी की बड़ी बड़ी 3 टेबल्स पड़ी थी, जिन पर और बाकी ज़मीन पर तकरीबन हर ही उम्र की बच्ची, लड़की और औरत मौजूद थी। फटे पुराने लिबासों में जख्मों से चूर वो तड़प रही थी। उनकी दबी दबी सिसकियाँ और चीखें सुन अरूप को अपने कान के पर्दे फटते महसूस हो रहे थे। एक पल के लिए तो सारे हवासी मफलूज हो गए थे। शल होते दिमाग के साथ वो इर्द गिर्द देख रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसकी जाने बढ़े। ना हथियार था कि उनकी हिफाजत कर सके, ना कोई चादर थी कि उनके जिस्मों को ढांप सके। नज़र इर्द गिर्द घूमती 8-9 साल की बच्ची पर जाकर ठहरी तो रूप को अपना कलेजा मुँह को आता महसूस हुआ। तड़प कर उस बच्ची की जाने बढ़ी और उसे अपने सीने में भेज लिया। दिमाग काम करना छोड़ चुका था। कुछ याद नहीं था कि उसे क्या करना था, क्यों थी यहाँ मौजूद। बस जो दिख रहा था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। रूप को अपना दिल फटता हुआ महसूस हो रहा था। या अल्लाह रहम इन मासूमों पर, तू तो बड़ा रहम करने वाला पाक रब है। मैं तेरी गुनाहगार और नाशुक्री बंदी, मुझे माफ़ कर दे। मुझे इतना हौसला दे कि इन दरिंदों को ना सिर्फ ख़त्म कर सकूं बल्कि इन मासूमों को बाखैर व आफियत यहाँ से निकाल सकूं। इन्हें किसी और आजमाइश में ना डालना मेरे रब। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं, मगर इन्हें इस हालत में देख मेरा दिल फट रहा है। तू न जाने इनके माँ बाप के दिलों पर क्या बीत रही होगी। नम लहजे में सरगोशी से भी कम आवाज़ में दुआ करके इस बच्ची को चेहरा अपने रूबरू किया। इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो वहाँ पानी नाम की कोई चीज़ नजर न आई, जबकि बच्चियों के पाँव और हाथों को रस्सियों से जकड़ा हुआ था। कुछ तो नीम बेहोशी में रो रही थी और कुछ होशो खर्च से बेगाना लेटी हुई थी, जिन्हें देख अरूप ने सख्ती से अपने लब भींचे। ब्लूटूथ के जरिए ड्रैगो और वाइल्ड वुल्फ से रब्ता करने की कोशिश की, जो कि नहीं हो रहा था। अरूप ने उठकर बाहर जाने का सोचा, मगर बेसमेंट के दूसरे दरवाजे के बाहर कदमों की चाप सुनकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। छुपने की कोई जगह तो थी नहीं, मगर फिर भी आगे बढ़कर टेबल के पीछे हो गई। भागो यहाँ से, बाहर आर्मी वालों ने अटैक कर दिया। अब वो लड़की भी कमरे में मौजूद नहीं। एसएचओ जो टेबल पर पड़े गिलासों में शराब अंडेल रहा था, अपने आदमी की आवाज़ पर एक झटके में अपनी जगह से उठा, जबकि उसके साथ ही उसके गुंडे नुमा साथी और एएसपी और इंस्पेक्टर भी खड़ा हो गया। गाली निकली किसी एजेंसी की बंदी। बकवास की भी थी कि थोड़ा सब्र रखो, अच्छे से मालूमात निकालो। अभी कल वो छोकरा कत्ल करके जेल से निकला था, मगर मेरी यहाँ साला सुनता कौन है। मज़े लेने थे ले लो, मज़े तस्वीर देखकर पागल हुए पड़े थे। लग गई वाट हमारी। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? अपने आदमियों को फ़ोन करो कि जल्दी पहुँचे और तब तक बेसमेंट में चलो। जो मरता है बाहर मरने दो। बेसमेंट का दरवाज़ा अंदर से एक बार लॉक हो जाए तो बाहर से निकलना नामुमकिन है। अब चलो जल्दी वहाँ। एक बार वो लड़की मेरे हाथ आ जाए, चमड़ी उधेड़ दूंगा। एएसपी धाड़ा तो बाकी सब भी गुस्से से एक दूसरे को देखकर रह गए। एएसपी के आगे बढ़ने पर वो सब भी बेसमेंट की जाने बढ़े। दरवाज़ा खुलने से पहले अरूप दरवाजे की ओट में हो गए। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सबसे पहले एसएचओ दाखिल हुआ, जिस पर अरूप ने वार करके उसे अपने शिकंजे में लेकर छुरी उसकी शहरग पर रख दी, जिसे देख बाकी सब चौंक गए। हथियार फेंको सब के सब और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। अरूप के धारने पर इन सब ने दांत किचकिचाकर उसे देखा। अरूप को बस ये डर था कि कहीं वो इन मासूमों को निशाना न बनाए, और अगले ही लम्हे वही हुआ जिसको अरूप का डर था। और बेसमेंट में चिंखों पुकार गूंज उठी जब एसपी ने अपनी गन से सामने पड़ी लड़की के जिस्म को गोलियों से छलनी कर डाला, जिसे देख अरूप का पूरा वजूद कपकपा उठा। अब तो साली ये छुरी हटाएगी या मैं इन बाकियों को भी ऊपर भेजूं? एएसपी की बात सुनकर रूम ने छुरी नीचे फेंकी, मगर वो जानती थी मार तो वो उसे दे ही गई ही, मगर अगर मुकाबला ना किया तो जान के साथ इज्जत भी जाएगी, जो अरूप यमान शाह को मंजूर नहीं थी। वो यमान शाह की इज्जत थी। यमान शाह की अमानत की हिफाजत करने के लिए अरूप शाह किसी भी हद से गुजर सकती थी। इसीलिए एसएचओ को सामने खड़े लोगों पर धक्का दिया और एक ही जश्न में आगे बढ़कर एक आदमी पर वार करके उसके हाथ से गन छीननी बिना समझने का मौका दिए। इंस्पेक्टर उसके साथ खड़े 2 गुंडों को सेकंड में जहन्नुम हासिल किया। अरूप एएसपी का निशाना लेती, मगर इससे पहले ही गन की गोलियां खत्म हो गई। अभी अरूप कुछ और करती। एएसपी की गन से निकलती 2 गोलियां अरूप के पेट से आर पार हुई। हाथ में थामी गन जमीन बोस हुई थी। अभी लड़खड़ा कर गिरती कि एएसपी अपने गिरे हुए बंदे की लाश से गुजरता। गुस्से से बल खाता आगे बढ़ा। ए साली मर नहीं सकती तू। तेरी इस चाल का हिसाब लेना है मैंने, सूद समेत। आंखें बंद नहीं करनी। एक बार इन लोगों को जाने दे, फिर तेरी चमड़ी उधेड़ता हूँ।
अरूप को गिरने से पहले बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा करके अपनी टांग को पीछे को फोल्ड करके घुटना अरूप की गोलियां लगे जख्म पर मारा तो बेसमेंट में छाए मौत से सकूत में अरूप की दिलदोज चीखें गूंज उठी। अरूप को ज़मीन पर फेंक कर उसके चेहरे और पेट पर ठोकरों की बारिश की तो अरूप की चीखें जुल्म पर हलक में ही दम तोड़ गई। दरवाज़ा लॉक कर दे, उनके आने का इंतजार कर रहे हो। एएसपी के धाड़ने पर उसके साथी हड़बड़ाकर आगे बढ़े जबकि अरूप के मुंह से बहता खून फर्श पर गिरने लगा। पेट से भल भल बहता खून जमीन को अपने रंग में रंगता चला गया। बंद होती आंखों, रुकती सांसों और धड़कनों के दरमियान दिल और रूह ने तड़प कर एक आखिरी बार, मरने से पहले आखिरी बार यमान शाह को शिद्दत से देखने की ख्वाहिश की थी। वो यमान शाह जो अरूप शाह की रूह में बसता था, वो यमान शाह जिसकी मोहब्बत अरूप शाह की रग रग में बस चुकी थी, वो यमान शाह जिसके साथ अरूप शाह ने इश्क की मंजिलों को तय करना था, वो यमान शाह जो अरूप शाह पर मरता था, वो यमान शाह जो अरूप को देख कर ही तो जीता था, वो यमान शाह जो अपनी हर तकलीफ को नज़रअंदाज करके अरूप शाह को खुद में छुपा लेता था। और आज अरूप शाह का दिल चीख चीख कर उसे पुकार रहा था। आज उसका पूर तकलीफ में था और वो चाहती थी एक आखिरी बार यमान शाह उसे अपनी आगोश में छुपा ले। वो यमान शाह जो अरूप का हम राज था, अरूप शाह का मान और गरूर था, जिसकी हर घर से पाक मोहब्बत अरूप शाह को मोतबर करती थी, जो अपनी बेपनाह मोहब्बतों का ताज अरूप शाह के सर पर सजा चुका था। आज अरूप अपने यमान शाह को देखना चाहती थी एक आखिरी बार। जिस यमान शाह के दिल पर हुक्मरानी करती थी, उसी के सीने पर सर रखकर मरना चाहती थी। मान एक हिचकी आई तो दो दर्द भरे अल्फाज के साथ मुंह से भल भल खून बहने लगा। आंखों में तड़प लिए नज़र दरवाजे पर टिकी हुई थी। ड्रैगो लॉन और रास्ते में आते बंदों को गिराता आगे बढ़ रहा था। वाइल्ड वुल्फ को अंदर जाते देख ड्रैगो ने छत का रुख किया, क्योंकि बाहर उनके और बंदे भी आ चुके थे। वाइल्ड वुल्फ और उसकी टीम जैसे ही लाउंज में आई, वहाँ कोई नहीं था। कमरों की तलाशी लेते जैसे ही वाइल्ड वुल्फ एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने लगा, मगर वहाँ पड़ी लड़की को देख अपनी टीम को हाथ के इशारे से ही बाहर रोका। पढ़कर साथ वाले कमरे में जाकर बेड से चादर खींच कर उतारी और तेज़ कदमों से चलता उस कमरे में आया। उस लड़की के गिर्द चादर अच्छे से लपेटकर अपनी टीम को एम्बुलेंस भेजने का मैसेज किया। अपने साथ मौजूद एक साथी को लड़की की हिफाजत के लिए रूम के दरवाजे के बाहर छोड़कर बाकी टीम के साथ कदम अंदर की जानिब बढ़ाया। वो लोग जैसे ही इस रूम में दाखिल हुए तो वाइल्ड वुल्फ ने बिना वक्त ज़ाया किए सीक्रेट दरवाज़ा खोला, क्योंकि वो मैप को बहुत अच्छे तरीके से देख चुका था और दरवाज़ा इस तरफ था तो मतलब यही दीवार होगी। दरवाजे के खुलते वाइल्ड वुल्फ और उसकी टीम अंधाधुंध फायरिंग करती आगे बढ़ रही थी। रूप जिसकी आंखें यमान शाह को देखने के लिए तड़प रही थी, यमान शाह को दुश्मनों को जहन्नुम रसीद करते बिना रुके आगे बढ़ते थे। होंठों पर जख्मी सी मुस्कुराहट रेंग गई। तभी एक गोली यमान शाह के बाजू को चीरती हुई गुजरी, जिस पर यमान शाह ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे और साबित कदमी से आगे बढ़ता रहा। एसएचओ के अलावा सबको जहन्नुम वासिल करके यमान शाह की टीम जल्दी से इन बच्चियों को आज़ाद करने में मसरूफ़ हो गई। कहाँ हो रू तुम? डैम इट, जान लेनी है क्या मेरी? तुम एक बार सामने आओ अपनी सारी तड़प किसी का लिहाज किए बगैर। तुम में ना उतारी, मेरा नाम भी यमान शाह नहीं। कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या उरू? तंग मत करो, मैं पागल हो जाऊँगा यार। कान में लगी ब्लूटूथ पर अरूप से बात करने की कोशिश करते यमान शाह ने तड़प कर कहा, अपने बाजू से बहते खून की परवाह किए बगैर। वो एक कोने में खड़ा अरूप की आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा था। अरूप के जवाब न देने पर सख्ती से जबड़े भेजकर अपने इश्तिहार पर काबू पाया। दिल को उसके इस कदर बेचैन और तड़पने पर लानत मुलामत करके आगे बढ़कर इन बच्चियों को रस्सियों से आज़ाद करना शुरू किया। उठकर कदम टेबल के दूसरी जानिब बढ़ाए तो अगला मंजर देख यमान शाह के कदम बुरी तरह लड़खड़ाए। वो लोग आते ही पहले दरवाजे के करीब पड़ी बच्चियों की जानिब मतवज्जा हो चुके थे। इस तरफ तो कोई अभी आया ही नहीं था। रूप को खून में लथपथ देख यमान शाह को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार किया तो घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा। अपने सामने अपनी ज़िंदगी को यूं खून में लथपथ देख यमान शाह का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। साकित आंखें रूप के इर्द गिर्द फैले खून से होती रूप के चेहरे पर जा रुकी, जहाँ जख्मों के निशान मौजूद थे। उनसे रास्ता खून देख यमान शाह को लगा जख्मी अरूप शाह थी, मगर दर्द यमान शाह को अपने सीने में उठता महसूस हो रहा था। खून अरूप शाह का बह रहा था, जबकि जान यमान शाह को अपनी निकलती महसूस हो रही थी। दुनिया की हर चीज़ इस वक्त यमान शाह के लिए साकित हो चुकी थी। न सांस महसूस हो रही थी और ना इर्द गिर्द की होश थी। बस ऐसा महसूस हो रहा था कि दुनिया ख़त्म हो चुकी है और ये जो नज़र आ रहा है ये क़यामत का मंजर है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पाँव तले से एक झटके में ज़मीन खींचकर यमान शाह को मुंह के बल गिरा दिया और अब वो ज़मीन में ही धंसता जा रहा था, जहाँ इर्द गिर्द सिर्फ वहशतें थी, खामोशी में गूंजते मौत के सन्नाटे थे। ड्रैगो और उसकी टीम छत पर खड़ी इन दुश्मनों का मुकाबला कर रही थी। मसला ये था कि वो बैक साइड से आए थे
और दरख्तों के पीछे चुप कर वार कर रहे थे। ड्रैगू की टीम एक तरफ से सब क्लियर करती तो वो दूसरी जानिब से निकल आते, मगर अब सबको जहन्नुम हासिल करके ड्रैगू ने अपनी टीम को क्लियर का इशारा किया, कदम नीचे की जाने बढ़ाए, जहाँ अब बाहर आर्मी की गाड़ियाँ आ चुकी थी। बच्चियों को मोहसिन चौधरी के ऑर्फिंज में बने सीक्रेट हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। वो दुनिया की नज़र में तो एक आम सा ऑर्फिंज था, मगर वहाँ उसकी बेसमेंट में सीक्रेट हॉस्पिटल था, जहाँ किसी मिशन में ज़ख्मी होने वाले के बाद ड्रैगू या उसकी टीम इलाज के लिए आती थी, या अपने किसी मुजरिम को ज़ख्मी हालत में वहाँ ले जाया जाता था। जबकि सीक्रेट हॉस्पिटल के अलावा ब्लैक रूम और मोहसिन चौधरी का पर्सनल रूम भी वहीं था। तेज़ तेज़ कदम लेते मोहसिन चौधरी जैसे ही नीचे आया, नज़र गैर इरादी तौर पर कर्नल की जानिब उठी, जो कि बैक साइड और फ्रंट के दरमियान मौजूद राहदारी में खड़े थे। बैक साइड के दरवाजे की ओर में किसी को महसूस करके मोहसिन तेज़ कदम लेता कर्नल के जानिब आया। अभी दूसरी जानिब मौजूद शख्स कर्नल का निशाना लिया तो मोहसिन ने झटके से कर्नल को पीछे धक्का दिया, तो इस शख्स की चलाई गोली मोहसिन की चौधरी के सीने से सेकंड में आर पार हुई, मगर गिरने से पहले मोहसिन ने उस पर गोली चलाई, मगर दूसरी जानिब से एक साथ 2 फायर किए गए, जिसमें से एक मोहसिन चौधरी के दाएं जानिब कनपट्टी को छूता हुआ गुजर गया और दूसरा मोहसिन को बजाते मेजर के बाजू में लगा। चौधरी यमान शाह की दर्द भरी धाड़ों वहाँ गूंजी तो सब एक लम्हे के लिए उस बुफरे शेर को देख घबरा गए, क्योंकि कर्नल साहब ने रूप को हॉस्पिटल भेजकर यमान शाह को ज़बरदस्ती यहाँ रोक लिया था। एक जानिब अपनी जान से अजीज़ बीवी थी तो दूसरी जानिब जान छिड़कने वाला दोस्त था, और जो चीज़ इस वक्त सब पर भारी थी वो थी ड्यूटी। फ़र्ज़ के आगे मजबूर होते यमान शाह को दुनिया में खुद से ज़्यादा बेबस इंसान कोई नहीं लग रहा था। वो जितना मर्जी चिल्लाया झपटराया, मगर उसकी एक न चली। अरूब को मोहसिन चौधरी को कहाँ ले जाया गया, उसे इस बारे में कोई खबर न दी गई। मोहसिन चौधरी को यमान शाह ने अपने कंधों पर उठाकर एम्बुलेंस में डाला, मगर इसके बाद वो कहाँ गया उसे कुछ खबर नहीं थी। दीवानों की तरह वो सेफ हाउस और जहाँ जहाँ मोहसिन चौधरी हो सकता था देख आया था, मगर ना अरूब की खबर मिली थी न मोहसिन चौधरी की। मुझे कुछ नहीं सुनना समझना, ना ही कुछ जानना है। मुझे मेरी बीवी चाहिए। मेरा दोस्त कहाँ है? मैं इस मिशन को कंप्लीट कर चुका हूँ। आपके रोकने पर मैंने दूसरा सवाल नहीं किया, पहले फ़र्ज़ को निभाया था, और आप लोगों ने मेरी बीवी को गायब कर दिया। अगर आप लोगों ने इस बार ना बताया तो मैं कसम खा रहा हूँ मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूँगा। फिर इस आग की लपेट में चाहे जो मर्जी आए। टेबल पर दोनों हाथ मारते चिल्लाकर कहा। तो मीटिंग रूम में बैठे ब्रिगेडियर और कर्नल ने उसे तासुब भरी नज़रों से देखा। बिहेविंग मैन, हम जानते हैं कि आप अपनी बीवी और दोस्त के लिए फ़िक्रमंद हैं, मगर याद रखें वो हमारे ही ऑफिसर्स हैं और हमें आपसे ज़्यादा उनकी फ़िक्र है। और इस मिशन को पूरा करके आपने हम पर एहसान नहीं किया। इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ का खाते हैं, आपका फ़र्ज़ था। आपकी बीवी और दोस्त तो सिर्फ ज़ख्मी है। इस फिल्म में आने वालों ने अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को और अपनों को मरते देखा है। ये जो आपके दाएं जानिब कर्नल साहिब बैठे हैं ना, इनके वालिद सरहद की हिफाजत करते शहीद हुए थे, जिस पर इनकी वालदा ने दिल छोटा नहीं किया, बल्कि इन्हें भी इस फौज का हिस्सा बनाया। इनकी आंखों के सामने इनका इकलौता भाई सीने पर दुश्मन की 8 गोलियां खाकर शहीद हो गया, मगर सलाम इस माँ को जिसने इस बात पर भी उफ ना की। इन्हीं कर्नल साहिब का इकलौता बेटा इसी फील्ड में आया और शहादत का रुतबा हासिल करके वालिद का नाम बुलंद कर गया। तब ये इन ऑन ड्यूटी थे, मगर इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनकर दिल पर पत्थर रखकर 2 लफ्ज़ हौसले के कहकर फ़ोन रख दिया और ख़ुद मर मिटने के लिए मिशन सर अंजाम देते रहे। आपकी तो बीवी है यमान शाह, यहाँ 5 माह की छुट्टी के बाद अपनी शादी पर जाने की तैयारियाँ हो रही होती हैं। घर में शादियाने बज रहे होते हैं और फिर इस घर में डोली की जगह शहीद का जनाजा जाता है, मगर तब भी वो माँ शिकवा नहीं करती, बल्कि फ़ख्र से अपने बेटे को रुखसत करती है। हम फौजी हैं यमान शाह, हम अपने मुल्क और उसके सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद रखने के लिए कुर्बानियाँ देनी होती है। हमें परचम में चमकते चांद और सितारे की रोशनी को बरकरार रखना होता है। हम अगर इन छोटी मोटी बातों पर चीखने चिल्लाने और तड़पने लग जाएं, तो आम आवाम में हौसला कहाँ से आएगा? आप ड्रैगू की टीम के बंदे थे, मगर अब हम आपको एक प्रॉपर आइडेंटिटी देना चाहते हैं। आज से आप मेजर यमान शाह हैं। आपको कल PMA जाना है। इसके बाद एक छोटा सा मिशन आपके लिए तैयार है। वापसी पर आपको बीवी और दोस्त दोनों मिल जाएंगे। ब्रिगेडियर के सख्त लहजे पर यमान शाह बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे तूफ़ान के बाद समंदर में ठहराव आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही ब्रिगेडियर साहब का फ़ोन रिंग हुआ तो उन्होंने यस करके कान से लगाया, जबकि यमान शाह की छठी हिच ने इशारा किया कि यह फ़ोन मोहसिन और अरूब के बारे में ही होगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। फ़ोन के बंद होने पर ब्रिगेडियर यमान शाह की जानिब मुतवज्जा हुआ। Your wife is out of danger, but she lost her child, and Dragu is still in danger. इसीलिए उसे यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। ब्रिगेडियर का एक एक लफ्ज़ यमान शाह को पिघले हुए शीशे की मानिंद अपने गानों में रसता हुआ महसूस हुआ।
मेरा बेटा होगा तो उसका नाम कबीर यमान शाह रखूँगी, जिसकी आंखों का कलर मेरी आंखों जैसा होगा और आई लैशेज़ और आंखें भी मोटी मोटी तुम्हारे जैसी होंगी। यमान के सीने पर थोड़ी टिकाए यमान शाह के चेहरे पर अपनी मुखरूती उंगलियों को फेरते अरूब ने कहा। तो यमान शाह ने मुस्कुराकर अरूब की कमर के गिर्द गिरफ्त सख्त करके उसे खुद में भेज लिया। वो दोनों इस वक्त यमान शाह के ऑफिस में मौजूद थे। वो अपने केस में हुई अपडेट मोहसिन चौधरी से डिस्कस करने आए थे, जिसके बाद मोहसिन तो चला गया, मगर यमान शाह अरूब को ज़बरदस्ती अपने ऑफिस में लाकर अपने हसार में कैद किए हुए था। मेरी बेटी होगी, बहुत प्यारी और क्यूट सी। मैं उसे बिल्कुल एक शहजादी बनाकर रखूँगा, उसे कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगा। अरूब की नाक को नरमी से छूकर शिद्दत से कहा तो अरूब ने मुंह बसोर कर यमान शाह को देखा। मजाल है कभी जो तुम मेरी बात मान जाओ, कभी मेरी हाँ में हाँ मिला दो। देखने वालों को लगता है जैसे बहुत ही कोई बीवी का हुक्म बजा लाने वाला बंदा है, बीवी की हर बात पर सर झुकाने वाला है, जबकि यहाँ तो हकीकत ही कुछ और है। नवाब साहिब का बस चले तो सांस भी अपनी मर्जी से लेने दे। अरूब ने मुंह बसोर कर कहा तो यमान शाह का मदम कहका ऑफिस की फ़ज़ा में गूंजा। करवट बदलकर अरूब की दोनों कलाइयों को अपनी गिरफ्त में लेकर अपने होंठ अरूब की गर्दन पर रखे। ना शुक्री लड़की, हर बात तो तुम्हारी मानता हूँ, कभी तुम्हारी बात से इनकार किया? अरूब के होंठों पर शिद्दत भरा लम्ब छोड़ा तो अरूब ने हैरत से यमान शाह को देखा। कब मानी है मेरी बात, कब इनकार नहीं किया? अरूब ने बेयकीनी लिए पूछा तो यमान शाह ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। जब भी तुमने मुझे खुद के करीब बुलाया मैं आया हूँ ना। जब भी तुमने मुझे बहकाया, मैंने एक कंप्लेंट करने के बजाय एक ऑफिसर मुझ जैसे मासूम शहरी को बहका रही है, मैं बहक कर तुम्हारे वजूद में खो गया, तुम्हारी अटकती सांसों में अपनी सांसें शामिल करके तुम्हें बचाया है कितनी बार। अरूब के होंठों पर बेबाक चसारते करते बेबाक लहजे में सरगोशी की तो अरूब का दिल किया यमान शाह का सर फाड़ दे। इससे पहले अरूब कुछ करती, यमान शाह अरूब पर झुकता उसे खुद में कैद करता चला गया। बदतमीज़ लोफर, 2 नंबर इंसान, मेरा बेटा होगा और वो भी बिल्कुल भी तुम जैसे शख्स पर नहीं जाएगा। अरूब ने अपने शर्ट ठीक करते हुए दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहा तो सोफे पर अपने दोनों हाथ सर तले बांध कर शर्टलेस लेटे। यमान शाह ने बेबाक नज़रों से अरूब के तपे तपे चेहरे को देखा। मेरी मासूम बिल्ली, तुम यूं ही मेरे पास रहो तो फिर सिर्फ एक क्या दिल खोल कर बच्चे पैदा करेंगे। अरूब की कमर को अपनी गिरफ्त में लेते अरूब को खुद पर झुकाते हुए कहा तो अरूब ने दांत खिचखिचा कर यमान शाह को देखा। एक क्या 100 भी हुए तो मुझे कबूल है, मगर इनमें से कोई भी तुम जैसा ठरकी ना हो। अरूब अपनी बात मुकम्मल करके उठती इससे पहले ही यमान शाह ने अरूब का हाथ थामकर उसे सोफे पर लेटाया और खुद उस पर झुकाया। सो डन मेरी जान, चलो इसी खुशी फिर प्यार करते हैं। अरूब की सांसों में अपनी सांसें उलझाकर खुशी से चिल्लाकर कहा तो इस अचानक होने वाले अवतार पर अरूब फड़फड़ा भी ना सकी, जबकि यमान शाह अरूब को खुद में कैद किए सब कुछ फरामोश कर चुका था। ऑफिस की मानी खेजी खामोशी में अरूब की दुहाइयाँ अरूज पर थी, जबकि यमान शाह के कहके और मानी खेज सरगोशियाँ गूंजती तो अरूब को चुप लग जाती। आपको नहीं लगता हमें एक बार वुल्फ को एजेंट ग्रे से मिल लेना देना चाहिए? कर्नल की आवाज़ पर ब्रिगेडियर ने दरवाजे से नज़रें हटाकर उन्हें देखा। वो वाइल्ड वुल्फ है कर्नल साहिब, ड्रैगू की परवरिश में बनने वाला। हम उसे फ़र्ज़ याद दिलाकर चुप तो करवा सकते हैं, मगर अगर वो अपने दोस्त या बीवी को इस हालत में देख लेता तो वो हशर बर्पा कर देता। वो एक जुनूनी इंसान है। एजेंट ग्रे और ड्रैगू का इस वक्त मंजर से गायब होना ही सबसे बेहतर है। तब तक यमान शाह PMA में रह गए तो इसमें हौसला पैदा होगा। अपने इर्द गिर्द दूसरों को देखेंगे तो दूसरों की तकलीफ़ और दुख का अंदाज़ा भी होगा। वैसे भी वो ड्रैगू की अमानत है हमारे पास, उसकी हिफाजत के लिए यही बेहतर लगा मुझे। सब कुछ मामूल पर जैसे ही आएगा यमान शाह को उसी वक्त वापस बुला लिया जाएगा। ब्रिगेडियर के तफसीली जवाब पर कर्नल ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। ये मंजर अकीदत शाह की अदालत का था, जहाँ सामने मौजूद एक टेबल पर कुछ माइक्स को सेट किया गया था। टेबल के दूसरी जानिब 3 कुर्सियों पर DPO साहिब, RCO साहब और PPO साहब सर झुकाए बैठे थे, जबकि टेबल के उस जानिब दाएं तरफ हाथों और पाँव में हथकड़ियाँ लगाए सर झुकाए कुर्सी पर SHO अली काज़मी बैठा हुआ था और सामने अकीदत की टीम कैमरे सेट किए हुए खड़ी थी। तो बताइए मिस्टर अली काज़मी, क्या आपने उस बच्ची का केस सॉल्व नहीं किया था? क्या आपने केस सॉल्व करके ये मेंशन नहीं किया था कि बच्ची का कत्ल हो चुका है, शी इज़ डेड, और फिर उसके जुर्म में उसके रिश्तेदार को हिरासत में नहीं ले लिया था? अकीदत शाह की सख्त आवाज़ गूंजी तो सब अफसरान की नज़रें अली काज़मी पर गई। ये सब झूठ है, मैं इस केस को अकेले सॉल्व नहीं किया और कहीं भी इस बच्ची की डेथ मेंशन नहीं की गई। ये सब अपने शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए कर रही हैं, मैं बेकसूर हूँ, अली काज़मी चिल्लाते हुए बोला। तो अकीदत शाह ने नागवार नज़रों से उसे देखा। अपनी जगह से उठकर मजबूत कदम लेती उसके सामने आकर रुकी। ये सब अगर मैं अपनी रेटिंग के लिए कर रही होती ना बेटा, तो तुम्हें मार कर जूते के हार पहनाकर सबके सामने लाती, घटिया जलील इंसान।
अब अगर एक लफ्ज़ मुंह से सच ना निकला तो ज़बान गुद्दी से खींच लूँगी। अकीदत शाह के सर्द लहजे पर अली काज़मी ने अपने खुश्क पड़ते हलक को तर्क किया। देखिए मैडम, एक तो बिना किसी सबूत के आप हमारे बंदे को इस कदर तशद्दुद का निशाना बना चुकी हैं, उसे मुजरिम ठहरा रही हैं। इसके साथ आप हमारा कीमती वक्त भी बर्बाद कर रही हैं और फिर बिना इजाज़त आप शो भी रिकॉर्ड कर रही हैं। हम आपके औरत होने का लिहाज कर रहे हैं, वरना हम आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। पीपीओ के कहने पर अकीदत ने तंजिया नज़रों से उसे देखा। ओ जस्ट शट अप लाज माई फुट। आप लोगों के होते इस कदर जुल्म और बर्बरियत हो रही है और आप लोग आंखें बंद किए हुए हैं। कुछ माह पहले एक बच्ची अगवा होती है, उसके वर्षा थाने आकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और बाद आपका यही काबिल SHO अली काज़मी उसके ही रिश्तेदार को बच्ची के अगवा, ज़्यादती और कत्ल के केस में अंदर कर देता है। इस शख्स पर इस कदर तशद्दुद और बर्बरियत ढाई जाती है कि वह शख्स इस झूठे इल्ज़ाम को अपने सर ले लेता है और अदालत उसे दफ़ा 302 की सज़ा सुनाती है। एक बंदे को 302 की सज़ा सुना दी गई है, लेकिन आप लोगों के लिए ये कोई बात ही नहीं। और वही बच्ची चंद माह बाद किसी गिरोह से बाज़याब होकर जिंदा सलामत घर आ जाती है तो ये SHO साहब कहते हैं कि उन्होंने तो कोई केस सॉल्व नहीं किया, और अगर उन्हें इसी केस पर मेडल दिया जाता तो तब ये केस उन्होंने अकेली जान में सॉल्व किया होना था। और रही बात सबूतों की, तो ये ले सबूत और जुटला कर दिखाइए ज़रा मुझे। मेरा दिमाग ख़राब नहीं कि इस जैसे शख्स का हर इल्ज़ाम साबित करने के लिए बाद यूँ जिंदा सलामत रहने दूँ। ये केस आर्मी वालों का था। उन्होंने आपके इस काबिल ऑफिसर के फार्म हाउस पर छापा मार के बहुत से दरिंदों को जहन्नुम हासिल भी किया और बच्चियों को बाजियाब भी करवाया है। अब दे इन्हें जवाब। अकीदत शाह ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहते फाइल पटखने के अंदाज में उन अफसरान के आगे रखी तो उनके चेहरों के रंग पल में दर्द हुए। मेरा सवाल आपसे है DPO साहब, आप तो हेड ऑफिस पुलिस एरिया हैं, क्या आपको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आपके थाने में किस तरह के लोग काम कर रहे हैं या किस तरह काम कर रहे हैं? इतनी ही अंधेर नगरी है कि आप सब अंधे हो गए थे कि ये सब देख भी ना सके। PPO साहब इस सूबे के पुलिस ऑफिसर है ना, क्या एक बार भी जहमत करके इन थानों और जेलों का रुख नहीं किया कि वहाँ के क्या हालात हैं, कैसा सलूक रवा रखा जा रहा है? या बस आप लोग अंधाधुन अपनी तजोरियों और पेट भरने में मसरूफ़ थे? गरीब आवाम जाए भाड़ में, उनके साथ हुआ जुल्म कौन सा है? उनका तो सबसे बड़ा गुनाह ही यही है कि वो गरीब हैं। पैसा नहीं है तो आवाज़ कैसे उठाएंगे, आप लोगों के मुकाबिल कैसे आएंगे? तो देखिए नाजरीन, हमारे अफसरान के पास कोई जवाब नहीं है। रिनाला खुर्द से चीचा वतनी के एरिया में ये पहली बच्ची नहीं थी। इसके अलावा भी लातदाद बच्चियों के ड्रॉप सीन, अगवा, कत्ल और ज़्यादती के केस हैं, जिनमें से सिर्फ 10-12 रिपोर्ट हुए हैं। बाकियों की तो कोई खबर ही नहीं है। आप लोगों को बताती चलूं कि रिनाला, खुर्द और साहिवाल के दरमियान जो पट्टी है, इसमें वही गुंडे नुमा लोग हैं जो अपनी पावर और पैसे का इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीके से कानून की आंखों में धूल झोंक कर अपनी मर्जी के अफसरान को तैनात करते हैं। ये SHO अली काज़मी इन्हीं के पैदावार है। हैरान कुन बात यह है कि ना बाहर से आकर कोई यहाँ तैनात होता है और ना ही ये कहीं और जाकर तैनात होते हैं। बच्चियों के अगवा होने पर इन्हीं के वर्षा और लवाहकीन को धर लिया जाता है। ये दरिंदा नुमा अली काज़मी जिस जगह पहले तैनात था, वहाँ एक अबीहा नामी बच्ची अगवा होती है। बाद उसके ही दादा को बच्ची के अगवा, ज़्यादती और कत्ल के केस में धर लिया जाता है। इस अधेड़ उम्र शख्स को इस कदर जुल्म का निशाना बनाया जाता है कि वो इस हद तक मजबूर हो जाता है कि मीडिया और अफसरान के सामने अपनी ही पोती के अगवा, ज़्यादती और कत्ल के इल्ज़ाम को अपने सर ले लेता है। ये सब कहलवाने वाला कौन होता है? यही अली काज़मी होता है, जिसके जुल्म को बर्दाश्त ना कर पाते इस कदर घिनौना इल्ज़ाम अपने सर लेकर वो इसका एतराफ़ कर लेते हैं और बाद इन्हीं अली काज़मी को इनकी बहादुरी पर मीडिया के सामने मेडल से नवाजा जाता है। मेरा सवाल ना PPO से है ना DPO साहब से, मेरा सवाल हमारे PM साहब से है जो इस मुल्क को रियासत मदीना बनाने का कहते हैं। क्या वो अंधे हैं जो इन्हें अपनी रियासत में जो कुछ हो रहा है नज़र नहीं आ रहा? मेरा सवाल इस PM से है जो इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश में तकरीर करके गोरों का मुंह बंद करवाता है। क्या वो सिर्फ इंटरनेशनल मसाइल को देखना ही अपना फ़र्ज समझते हैं? अपनी नेशनल जाए भाड़ में अपनी तकरीर में हमारे PM साहब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह जैसे हुक्मरान की मिसालें देते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ा का कहना था कि अगर उनके दौरे हुकूमत में अगर कुत्ता भी दरिया के किनारे पर मर गया तो उसका हिसाब उन्हें देना होगा। हज़रत उमर फ़ारूक जिनसे बेहतर हुक्मरान ना आया है ना आ सकेगा, इसकी मिसालें हमारे PM साहब देते हैं। तो क्या नहीं जानते कि वही हुक्मरान क़यामत के दिन के हिसाब से किस कदर डरता था? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
एक बेहतरीन हुक्मरान होने के बावजूद हिसाब के दिन से डरते थे। क्या हमारे पीएम साहब को कोई डर खौफ नहीं? ये सब तकरीर ही कर सकते हैं। हम मीडिया वाले चाहे रेटिंग के लिए ही करते हैं, मगर जुराइम को और जुर्म को दिखाते तो हैं। क्या ये न्यूज़ नहीं देखते? ये नहीं देखते किस तरह एलीट क्लास के लोगों के घरों में काम करने वालियों को हैरेस किया जाता है। मासूम बच्चों और बच्चियों को आए दिन ज्यादती का निशाना नहीं बनाया जाता। क्या रियासत मदीना ऐसी होती है जिसका दावा हमारे पीएम साहब करते हैं? इस शो का मकसद आप लोगों में डर पैदा करना नहीं था, ना ही आप लोगों को अपने मुल्क के इंसाफ से बदगुमान करना था, बल्कि आगाह करना था कि ना उम्मीद ना हो। अगर शैतान ने कहा था कि वो क़यामत तक रब के बंदों को भटकाएगा, तो हमारे रब ने भी कसम खाई थी कि वो अपने बंदों को माफ़ी मांगने पर माफ़ करेगा, उनकी रहनुमाई करेगा। और यकीन माने, अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अल्लाह पर, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, हक और सच की राह में चलने वाले हैं। अगर यहाँ अली काज़मी जैसे दरिंदे हैं तो मोहसिन चौधरी जैसे सुहर भी मौजूद हैं, जिन्होंने बगैर किसी गर्ज के पाक आर्मी को उनके खिलाफ सबूत दिए, अपनी जान की परवाह किए बगैर। अगर जुल्म है तो जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले उसे मिटाने वाले भी हैं। मैं हैरान हूँ कि जिस मर्द को रब ने हम औरतों से एक दर्जा बुलंद रखा, उसे मुहाफिज करार दिया, औरतों को उनके ताबे किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि मुहाफिज की बजाय हवस परस्त बनकर अपनी ही इज्जतों के लुटेरे बनने लगे। मर्द को मर्दानगी और ताकत का पैकर समझा जाता है, मगर ये मर्द पर मुनहसिर करता है कि वो अपनी मर्दानगी को किस तरह साबित कर सकता है। एक हवस परस्त इज्जतों को तार तार करने वाला बनकर या एक मुहाफिज बनकर इन इज्जतों की हिफाजत करके। ये गुमराही दीन से दूरी पर है या दिल में इंसानियत के ख़त्म हो जाने पर? यह सवाल तो शायद सवाल ही रहे, मगर मेरी हुकूमत और अदालत से दरख्वास्त है कि इस दरिंदे को सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए। 2 माह बाद मोहसिन चौधरी ने जाने के बाद एक बार फिर रब्ता नहीं किया था। बस उसके जाने के बाद एक दफ़ा उसका जिक्र खबरों में हुआ और उसके बाद एक आर्मी ऑफिसर हवेली आया था। उसका कहना था कि मोहसिन चौधरी ने जिनके खिलाफ सबूत दिए थे वो लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। मोहसिन चौधरी की हिफाजत के लिए उसे आर्मी की कस्टडी में रखा हुआ है। जैसे ही वो मुजरिम पकड़े जाएंगे उसे हवेली भेज दिया जाएगा। इस बात पर सलाहुद्दीन साहिब का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया कि उनके बेटे ने किस कदर बहादुरी का मुजाहरा किया और उन बच्चियों को बाजियाब करवाया। जबकि हयात को यह सुनकर खुशी तो हुई थी, मगर मोहसिन चौधरी की जान को ख़तरे में सुन अपनी जान लबों पर आ गई थी। और एक आयत थी जो अपनी पैदाइश के पहले 2 दिन तो ना रोई, मगर इसके बाद अब तक वो एक पल के लिए भी खामोश नहीं हुई थी। दिन रात बुखार में तपती वो रोई जाती थी। नूर बेगम का कहना था कि रोने में तो वह हयात को भी पीछे छोड़ गई है, मगर फ़िक्र की बात यह थी कि उसका बुखार किसी तौर कम नहीं होता था। वो मासूम जान जिस कदर सेहतमंद पैदाइश के वक्त थी, अब उससे आधी रह गई थी। हयात और सलाहुद्दीन नूर बेगम ने कोई हॉस्पिटल और हकीम नहीं छोड़ा था, मगर उसका बुखार ना उतरा। नूर बेगम का कहना था कि उसे नज़र लग चुकी है। आज फिर हयात और सलाहुद्दीन साहिब शहर आए थे आयत की दवा लेने। रात आयत की तबीयत इस कदर ख़राब हुई कि रंगत नीली पड़ने लगी। अपनी बेटी की तकलीफ़ पर हयात तड़प उठी। हयात पुत्र, धूप में खड़ी ना हो, गाड़ी में जाकर बैठ जा, मैं ये दवा लेके आऊँ। सलाहुद्दीन साहिब ने हयात के सर पर हाथ रखते हुए कहा तो हयात ने इस बात में सर हिलाया और छोटे छोटे कदम लेती पार्किंग की जाने बढ़ी। सोचों का महवर हमेशा की तरह मोहसिन चौधरी की ज़ात थी, जिसने पढ़कर एक बार भी खबर ना की थी। वो जो बेटी बेटी की रट लगाए रखता था, वही बेटी दिन ब दिन मर रही थी, मगर इस शख्स ने पढ़कर एक बार भी नहीं पूछा था। मोहसिन चौधरी की जुदाई और बेटी की बीमारी ने हयात के चेहरे पर सजी रहने वाली मुस्कुराहट को नोच फेंका था। वो मोहसिन चौधरी जो हयात की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, वो न जाने कहाँ था, जबकि हयात का दिन रात अपनी बेटी के साथ तड़पते हुए गुजर रहा था। दिल में उस सितमगर से लाख शिकवे थे। क्या उसके पास वहाँ मोबाइल तक नहीं था कि वो घर एक बार फ़ोन करके अपनी बेटी के बारे में ही पूछ लेता। हयात का सारा दिन गांव के मसाले और रात आयत के साथ जागते गुजरती थी। अपनी बेटी को तड़पता देख हयात का दिल फटने वाला हो जाता था। शाइस्ता बेगम को फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि यमान और अरूब अभी हनीमून से वापस नहीं आना चाहते, जिस पर हयात ने अपनी बहन की खुशियों भरी ज़िंदगी के लिए लाख दुआएं कर डाली। अब तो रातें आयत के साथ जाकर गुजरती या मोहसिन चौधरी की हिफाजत और वापसी के लिए दुआएं करते गुजरती। मोहसिन चौधरी को हमेशा हयात के आगे सख्त चट्टान बनकर खड़ा हो जाता था, किसी दुख और तकलीफ़ को हयात तक आने नहीं देता था। आज इस कदर बेखबर था कि उसकी बीवी और बेटी किस कदर दुख और तकलीफ़ से गुजर रही हैं। हयात और माजी इस मासूम को बीमार समझती थी, मगर वो मासूम तो अपने उस बाप की तकलीफ़ पर तड़प रही थी जिसके लम्स को एक बार महसूस किया था। वो इस बाप के लिए तड़प रही थी जो मुल्क से बाहर होशो खर से बेगाना हॉस्पिटल के बेड पर मशीनों में जकड़ा हुआ था, जो फ़र्ज़ निभाता
रिश्तों से इस कदर दूर रह गया था। हयात ने पार्किंग में इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो ड्राइवर और कार नजर न आई। अगस्त की जला देने वाली धूप में खड़ी वो ड्राइवर को ढूंढ रही थी कि तभी निगाह बाहर सड़क के दूसरी जानिब खड़ी अपनी कार पर गई तो कंधों पर मोहसिन चौधरी के लिए अजरक को अच्छे से लपेट कर आयत को नरमी से खुद से अलग करके उसका रोया रोया सुर्ख चेहरा देखा। आयत के नकूश में मोहसिन चौधरी को देखते हयात ने अपने लब अपनी बेटी के माथे पर रखे और उसे खुद में भींच लिया और तेज़ कदम लेती सड़क की जानिब आई। अभी हयात आगे बढ़ती कि दाएं जानिब से कार आती दिखाई दी, जिसे देख हयात ने कदम पीछे ले लिए ताकि वो कार गुजर जाए और फिर वो गुजरे। सड़क पर इस वक्त ट्रैफिक ना होने के बराबर थी, जबकि सड़क के दूसरी जानिब कुछ स्टॉल लगे हुए थे और उनके पास हयात की कार खड़ी हुई थी। वो कार तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, मगर ये देख हयात की आंखें फटी फटी रह गई कि वो कार हयात की जानिब आ रही थी। अभी हयात कुछ समझती, वो कार सड़क के बीचों बीच से मुड़ती हयात की जानिब आई। हयात से वो इस कदर शिद्दत से टकराई कि हयात आयत समेत कई फुट दूर जा गिरी, जबकि वो कार दीवार में जा लगी। ये सब इतनी अचानक हुआ कि किसी को समझने का मौका ना मिला। किसी को उम्मीद तक ना थी कि सड़क के बीचों बीच चलती कार सड़क के किनारे खड़ी हयात को हिट भी कर सकती है। सड़क पर इस वक्त जैसे क़यामत ही आ गई थी। अगस्त की आग बरसाती धूप में आग सी तपिश लिए गर्म सड़क पर मोहसिन चौधरी की जिनजान और छोटी जान खून से लथपथ पड़ी थी। हयात के खून से लथपथ वजूद से कुछ फासले पर मोहसिन चौधरी की छोटी जान बेजान पड़ी हुई थी, जिन पर मोहसिन चौधरी आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो आज जख्मों से चूरो चूर सड़क पर लहू लहान थी, मगर वहाँ कोई मोहसिन चौधरी नहीं था जो उनके लिए तड़प जाता। तो ये थी 5वीं किस्त, नहीं 6ठी किस्त। मैं भूल गई हूँ, इतनी सारी मैंने एक साथ पढ़ी हैं तो मुझे अब याद नहीं आ रहा कि कौन सी किस्त है। तो ये 6ठी किस्त है और सेकंड लास्ट किस्त भी है। इंशाल्लाह जो अगली एपिसोड होगी वो लास्ट एपिसोड होगी। ये सेकंड लास्ट एपिसोड है और मुझे भी हो रही है कि आगे क्या होना है। एक्साइटेड हूँ थोड़ा सा कि क्या होगा। सब अभी तो बुरा बुरा ही हो रहा है, अल्लाह खैर रखे। मुझे सैड एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे डर लग रहा है कि कुछ सैड ना हो जाए। सबको सलामत रखे और सभी ठीक हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी लास्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।